नाउ फर्दर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम सेक्शन बी में प्रोमिनेंटली प्रोसीड कर रहे हैं एंड वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 11. The question number 11 talks about with India aiming to become a $5 trillion economy, how is Niti Aayog strategizing to balance economic growth with sustainability? इकोनॉमिक ग्रोथ विद सस्टेनेबिलिटी को बैलेंस करने के लिए नीति आयोग क्या प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, हाउ इट इज प्लेइंग और हाउ इट इज स्ट्रेटेजाइजिंग दैट इंडिया अचीव्स इट्स $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. भारत के $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग आर्थिक विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने के लिए कैसे रणनीति बना रहा है, इस पे जो है हमें डिस्कशन करना है कि नीति आयोग कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जिसमें इंडिया अपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो गोल है उसको अचीव कर सके. लेकिन ये चीज ध्यान में रखने के लिए नीति आयोग बार बार स्ट्रेटेजाइज कर रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर हो सके. राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर हो सके. एज यू हैव सीन कि इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत सारा रैम्पेंट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, मैन एंड मटेरियल का लॉस और इनका टाइम यूटिलाइजेशन. तो एक सस्टेनेबिलिटी का इशू जो है एक एथिकल इशू क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड रैम्पेंट होता है. तो इसमें नीति आयोग का क्या रोल है उस पर हमें डिस्कशन करना है. नाउ ये 12 मार्कर क्वेश्चन है, इसको हमें अराउंड 200 वर्ड में इस आंसर को रिप्रेजेंट करना है. नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द डिस्कशन, जो नीति आयोग है इट इज नोन एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ये एक पॉलिसी थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन है जो कि 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटा के इस नीति आयोग को जो है स्टैब्लिश किया गया था. इसका कोर पर्पस है गवर्नमेंट को टाइम एंड अगेन पॉलिसी रिकमेंडेशन करना, इंश्योर करना मेजर्स लाइक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. राइट, ये इंश्योर रहे एंड साइमल्टेनियसली जो कोर पर्पस अभी हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर्ड रहे, उस पे नीति आयोग का एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है. नाउ इन द इंट्रोडक्शन पार्ट वी कैन राइट फॉर दिस क्वेश्चन, एक इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लिख सकते हैं कि नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन ensuring cooperative federalism in India, and time and again it's recommend to government regarding strategies to be more specific regarding the roadmap of achievement $5 trillion economy with economic growth and ensuring there's a sustainability. right, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लिख सकते हैं कि नीति आयोग एक पॉलिसी थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन है जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने अलोंग विद इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो ड्रीम है उसको अचीव करने में कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजाइज एक रोड मैप शो करती है, रोड मैप ऑन द बेस्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विद सस्टेनेबिलिटी. राइट, तो इंट्रोडक्शन में 30-40 वर्ड में फॉर दिस 12 मार्कर क्वेश्चन वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट. राइट, एक फैक्चुअल पार्ट दे दिया कि नीति आयोग क्या है. नाउ अब क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ नीति आयोग की स्ट्रेटजी की बात की जा रही है तो स्ट्रेट हम जो है अपने बॉडी ऑफ द आंसर में आएंगे एंड आई विल राइट रोल ऑफ नीति आयोग in ensuring economic growth with sustainability. राइट, कोर डिमांड क्वेश्चन का यही है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी को एड्रेस करेंगे. राइट, इसी को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एड्रेस करेंगे. राइट, तो विल राइट द कोर पॉइंट्स. उससे पहले जो हम अपने मॉडल आंसर में विल राइट दिस हेडिंग और इस हेडिंग के एम्बेट में अपने पॉइंट्स को 1 by 1 जो है हम एक के बाद एक जो है इंश्योर करेंगे. नाउ नीति आयोग की जो स्ट्रैटेजी है, नीति आयोग ने अपना एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है. विजन डॉक्यूमेंट एट द रेट 75, इंडिया के 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुके हैं तो 75 से 100 ईयर्स का जो बीच का जो गैप है 25 ईयर्स का, इसको जो है अमृत काल बोलते हैं. तो इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज करने के लिए नीति आयोग ने अपना एक विजन डॉक्यूमेंट एट द रेट 75 जो स्ट्रेटेजाइज करके पेश किया है जिसमें अराउंड
41 सेक्टर्स को नीति आयोग ने आइडेंटिफाई किया है। अराउंड 41 सेक्टर्स हैड बीन आइडेंटिफाइड इन इंडिया, जिस पे इकोनॉमिक ग्रोथ अलोंग विद सस्टेनेबिलिटी के इशू पे ड्यू एम्फेसिस रखा गया है। जस्ट फॉर एग्जांपल हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, यूथ के एम्पावरमेंट के फील्ड में या रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में, अक्रॉस डिफरेंट डोमेन ये 41 सेक्टर्स पे जो है नीति आयोग ने जो है सेक्टर स्पेसिफिक जो है विजन डॉक्यूमेंट अपना पेश किया है, जो कि ब्रॉडर जो है, जो कि ब्रॉडर इनका कोर पर्पस के है कि आगे जो है इन इकोनॉमिक ग्रोथ अलोंग विद सस्टेनेबिलिटी को कैसे जो है इंश्योर किया जाए, उसके लिए अराउंड जो है 41 सेक्टर्स को जो है नीति आयोग ने इंश्योर किया है, राइट। नीति आयोग ने इंश्योर किया है प्रोमिनेंट अपने स्ट्रेटेजाइजिंग जो भी स्ट्रेटजी रही है। नाउ फर्दर सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो जो यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें अराउंड 17 एसडीजीज एंड 169 टारगेट्स हैड बीन आइडेंटिफाइड एट इंटरनेशनल लेवल, जिस उनको कंट्रीज को अचीव करना है बाय द ईयर 2030, 2030 तक, 2015 से 2030 तक जो है ये एसडीजीज को जो इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिन्हें बोलते हैं, इसको जो है नीति आयोग ने अपने स्ट्रैटेजी में इसको मोर एनहेंस बनाने के लिए लोकलाइज्ड एसडीजीज जैसा इनिशिएटिव शुरू किया है। जस्ट फॉर एग्जांपल इंडिया का अपना इंडियाज एसडीजी इंडेक्स, जिसमें लोकल लेवल पे एसडीजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंडेक्स करने के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए नीति आयोग ने इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है शुरू किया है, जिसमें डिफरेंट स्टेट जो हैं लोकल लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव जो है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए कर रहा है, ये नीति आयोग ने जो है अपने इंडिया के एसडीजी इंडेक्स में जो है मेंशन किया है। तो नीति आयोग ने प्रोमिनेंटली जो इंडिया का ड्रीम है इकोनॉमिक ग्रोथ का, उसको विथ सिंक्रोनाइज्ड किया है लोकलाइज एसडीजीज के फॉर्म में, कि स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट इस फॉर्म में जो इस पर्पस से जो है इनिशिएटिव ले और इंश्योर करें कि क्या क्या ड्यू मेजर्स लेना चाहिए। बियॉन्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए गए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऑफ अ रीसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें शुरू किया है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइक जो नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन है, जिसमें अराउंड गवर्नमेंट जो है 111 लाख करोड़ रुपी का जो है इन्वेस्टमेंट करेगी रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिगार्डिंग रोड्स का कंस्ट्रक्शन, हाईवेज का कंस्ट्रक्शन एंड ब्रॉडर जो और भी पैरामीटर्स या पिलर्स है रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पे जो है नीति आयोग ने ग्रीनर एनर्जी और फॉर दैट मैटर ग्रीनर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना जो है स्ट्रैटेजी डिवाइस किया। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर रोडवेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो रोड्स के कंस्ट्रक्शन में ऐसा रॉ मटेरियल प्लास्टिक जो कि रिसाइकिल करके यूज की जा सकती है, राइट, तो ऐसे प्लास्टिक्स का यूज किया जाए। रिन्यूएबल एनर्जी को डीपर एम्फेसिस दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम में कि रिन्यूएबल एनर्जी का डीपर यूटिलाइजेशन हो, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी का डीपर यूटिलाइजेशन हो, राइट। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म है रिलेटेड टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसको नीति आयोग ने ही प्रोमिनेंटली स्ट्रेटेजाइज किया है, लेकिन ये नीति आयोग की जो स्ट्रैटेजी है प्राइमरली ग्रीनर इकोनॉमी और फॉर दैट मैटर ग्रीनर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है डीपर एम्फेसिस है, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश में जो है नीति आयोग का एक डीपर पर्पस है, राइट। बियॉन्ड दैट नीति आयोग ने कुछ और ड्यू मेजर्स लिए हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ही रिक्वायर्ड है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के रिक्वायरमेंट बियॉन्ड इंडिया को जो है ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में जो है, अगर जो इकोनॉमी बोलें ग्रीनर डेवलपमेंट हो, इसके फेवर में जो नीति आयोग पॉलिसीज लाइक ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन अपनी स्ट्रैटेजी लेके आई है। ईवी अडॉप्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल के पर्पस से जो है स्कीम्स लाइक फेम, नीति आयोग के थ्रू ही ड्रिवन है ये स्कीम्स लाइक फेम जो है, जिसमें हाइब्रिड व्हीकल्स का अडॉप्शन अलोंग विद ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन, हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ ट्रांजिशन,
राइट, ये नीति आयोग ने ही इस पे जो है अपना स्ट्रैटेजी या गोल किया है। या फॉर दैट मैटर फर्दर इनिशिएटिव्स लाइक जो जो भी ईवी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईवी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, राइट, लाइक बैटरीज का एस्टैब्लिशमेंट, ये जो है आपकी नीति आयोग ने ही प्रोमिनेंटली स्ट्रेटेजाइज की है, नीति आयोग ने ही प्रोमिनेंटली जो है स्ट्रेटेजाइज की है। एंड जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंजन्स हैं, राइट, उनको फर्दर जो है भारत स्टेज 6 की तरफ ट्रांजिशन करने के लिए, भारत स्टेज 6 जो है एक जो पोल्यूशन नॉर्म फॉलो करने के लिए स्ट्रेटेजिकली जो है नीति आयोग ने ही जो है प्रोमिनेंटली जो है स्ट्रेटेजाइज किया है। रीसेंट इनिशिएटिव्स जैसे नीति आयोग के आप देखेंगे कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको स्ट्रिक्टली जो है, थर्मल पावर प्लांट्स को स्ट्रिक्टली जो है डीसल्फराइजेशन करने के लिए या तो बंद कर दिया जाए या इनको डीसल्फराइजेशन करने के लिए नीति आयोग ने एक स्ट्रैटेजी डिवाइस की थी कि ठीक है थर्मल पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ये थर्मल पावर प्लांट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के साथ साथ ये इंश्योर करें कि सस्टेनेबिलिटी हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो, इसलिए डीसल्फराइजेशन के लिए जो है नीति आयोग ने प्रोमिनेंटली जो है मैंडेट किया था, राइट। तो प्रोमिनेंट नीति आयोग की स्ट्रैटेजी में ये भी एक पिलर है, ये भी एक पिलर है। बियॉन्ड एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो नीति आयोग ने जो है इन एग्रीकल्चरल सेक्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ और रिफॉर्म के साथ साथ एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इरिगेशन पे डीपर एम्फेसिस दिया था, इरिगेशन पे। सो इनिशिएटिव्स लाइक इरिगेशन में जो है इनिशिएटिव लाइक ड्रिप इरिगेशन या फॉर दैट मैटर माइक्रो इरिगेशन की जो इनिशिएटिव्स हैं वो नीति आयोग द्वारा ही स्ट्रैटेजाइज किए गए थे, नीति आयोग द्वारा ही स्ट्रैटेजाइज किए थे। वो इन टर्न क्या शो करते हैं कि एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जो फार्मर्स का, जो इंडिया गवर्नमेंट का कोर पर्पस है अपने $5 ट्रिलियन के रोड मैप पे कि फार्मर्स का इनकम डबल किया जाए, डबलिंग द फार्मर इनकम, बट एट द सेम टाइम इरिगेशन जैसी फैसिलिटी में ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन जैसी फैसिलिटीज को जो प्रॉपर्ली इंश्योर किया जाए। नीति आयोग ही मैंडेट करती है कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ विद द यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूटिलाइजेशन करके, ताकि एग्रीकल्चरल सस्टेनेबल हो, रेम्युनरेटिव हो। एग्रीकल्चरल सेक्टर में नीति आयोग की जो है अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, अपनी जो है स्ट्रैटेजीज अलॉन्ग विद रिफॉर्म्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में देती है। बियॉन्ड फर्दर मेजर्स लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर आपस में पार्टिसिपेट करे ताकि इकोनॉमिक बूम हो, राइट, इकोनॉमिक बूम हो। एंड इंडिया इन टर्न जो है जो अपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव कर सके, उसके लिए नीति आयोग लेड जो है अटल इनोवेशन मिशन रन किया जाता है। अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग लेड जो है अटल इनोवेशन मिशन है। प्रीलिम्स में यूपीएससी में आपसे जो है क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि अटल इनोवेशन मिशन जो है इसको कौन हेड करता है, राइट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से। तो इसको नीति आयोग जो है अटल इनोवेशन मिशन जो है फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये इंश्योर करने के लिए ताकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ अलॉन्ग विद सस्टेनेबिलिटी। बियॉन्ड दैट अटल इनोवेशन मिशन के साथ अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स का एस्टैब्लिशमेंट भी, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स का एस्टैब्लिशमेंट भी टू इंश्योर्स फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। नीति आयोग प्रोमिनेंटली इस सेक्टर में जो है स्ट्रैटेजाइज करता है, इस सेक्टर में नीति आयोग प्रोमिनेंटली जो है स्ट्रैटेजाइज करता है कि नीति आयोग प्रोमिनेंटली ये स्ट्रैटेजाइज करता है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आपस में कोऑर्डिनेट करें, इंक्यूबेशन सेंटर्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, और ऐसा कुछ आइडियाज अगर स्टार्टअप से रिलेटेड, इनोवेशन बेस्ड स्टार्टअप से रिलेटेड आता है तो इन इंक्यूबेशन सिस्टम सेंटर्स जो है ग्रेजुअली जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी दोनों के पर्सपेक्टिव को कहीं ना कहीं सूटेबली एड्रेस करते हैं। बियॉन्ड नीति आयोग का ही डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए विद सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट मेजर्स लाइक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है जिसमें अराउंड 112 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया वेयर बीइंग आर आइडेंटिफाइड।
112 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया के जो है आइडेंटिफाई किए गए थे, जो कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में क्वाइट लो थे, एबिस्मल कंडीशंस थी। तो नीति आयोग ये इंश्योर करता थ्रू दिस इनिशिएटिव ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कि इन 112 डिस्ट्रिक्ट्स पे स्पेशल इन्फेसिस दिया जाए ताकि इंक्लूसिविटी प्रमोट हो, ये मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट का यहाँ के इस डिस्ट्रिक्ट्स के इंडिविजुअल्स आ सके, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ अलोंग विद सस्टेनेबिलिटी का जो कोर पर्पस है वो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में एट दिस लोकल लेवल जो है कहीं ना कहीं जो इंश्योर हो सके, प्रोटेक्ट हो सके एंड प्रिजर्व हो सके। सो दीज आर द ब्रॉडर पैरामीटर जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हाउ नीति आयोग थ्रू इट्स इनिशिएटिव, थ्रू इट्स थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन हैव come with prominent strategies and documented and have recommended the government regarding economic growth and ensuring that roadmap towards $5 trillion economy through infrastructure push in the form of national infrastructure pipeline। ये national infrastructure pipeline जो है 111 लाख करोड़ का जो ओवर द टाइम गवर्नमेंट करने वाली है, ये ग्रीनर पर्सपेक्टिव पे प्रेमाइज हो, ग्रीनर इकोनॉमी पे हो, जो भी मटेरियल रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट की कोहेरेंस में हो, इन्वायरमेंट के सिंक में हो, वेस्ट मटेरियल का भी यूज फॉर रोड कंस्ट्रक्शन हम जो है इन पे कर सके। तो ग्रीनर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो नीति आयोग का डीपर एम्फेसिस है, 41 सेक्टर्स को ओवर द ईयर 41 सेक्टर्स को नीति आयोग ने स्ट्रेटेजिकली आइडेंटिफाई किया है, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। तो आने वाले जो अमृत काल है, जो हम 100 साल अपने इंडिपेंडेंस के अचीव करेंगे, इन 25 सालों में इन सेक्टर्स पे धीरे धीरे जो हमें काम करने की जरूरत है, तभी हमारा देश जो है बाय 2048 जो है 2048 हमारा देश जो है एक विकसित भारत होगा, राइट। जो विकसित भारत का जो हम ड्रीम देख रहे हैं, जो डेवलप्ड भारत का जो हम ड्रीम देख रहे हैं बाय 2048, ये सस्टेनेबिलिटी और इनकी इशू को जब हम एड्रेस करेंगे तभी पॉसिबल हो जाएगा। बियॉन्ड डिसेंट्रलाइज्ड वे में लोकल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सस्टेनेबिलिटी का जो इशू है वो प्रोमिनेंटली एड्रेस हो सके, इसीलिए नीति आयोग ने यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट को लोकलाइज या डिसेंट्रलाइज पर्सपेक्टिव से एक इंडेक्स जारी करता है एनुअली, दैट इज नोन एज इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, जिसमें स्टेट की परफॉर्मेंस को जो है रेट किया जाता है, किसने क्या क्या अचीव किया है। तो ये एक इशू है। बियॉन्ड दैट इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में रिन्यूएबल एनर्जी का जो पर्सपेक्टिव है, बाय 2070 तक इंडिया इंटेंट करता है एक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनने के लिए, राइट। कार्बन न्यूट्रल स्टेट जो इंडिया की अपनी कमिटमेंट है बाय 2070 एंड बियॉन्ड 2030 तक अराउंड 500 गीगावाट का जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से जो है हम जो है एनर्जी जनरेट करेंगे। दैट मीन्स फ्रॉम हमारा जो फॉसिल फ्यूल से जो डिपेंडेंसी है वो मूव करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करेगा, राइट। तो ये इकोनॉमी, ग्रीनर इकोनॉमी की तरफ हमारा जो ट्रांजिशन है उसमें सोलर एनर्जी को हार्नेस करना, विंड एनर्जी को हार्नेस करना, अलोंग विद जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा है वो कैसे ग्रेजुअली ट्रांजिशन किया जाए, इस पे नीति आयोग ने अपनी स्ट्रेटजी, अपनी डॉक्यूमेंट ऑल टुगेदर क्लियर की है कि हाउ इंडिया नीड टू डीफॉसिलाइज इट्स इकोनॉमी एंड मूव टुवर्ड्स मोर ग्रीनर इकोनॉमी, मोर रिन्यूएबल एनर्जी। ये भी नीति आयोग जो है अपने स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट में विद इकोनॉमिक पुश अलोंग विद सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एम्फेसिस डाल रही है, राइट। और एग्रीकल्चर के सेक्टर पे क्या क्या रिफॉर्म्स मेजर्स लिए गए, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के इनिशिएटिव पे नीति आयोग ने अटल इनोवेशन सेंटर, अटल इंक्यूबेशन, ये सारे पर्सपेक्टिव जो है हम ब्रॉडली जो है इस क्वेश्चन के आंसर को एड्रेस करते टाइम बता सकते हैं कि नीति आयोग कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो ड्रीम है अलॉन्ग विद सस्टेनेबिलिटी उसको स्ट्रेटेजाइज करने में। दस इन द कंक्लूजन पार्ट वी कैन राइट कि नीति आयोग प्लेस एन important or for that matter vital role in realizing India's economic potentials. However, these policy documents are recommendatory in nature, hence the core responsibility lies with the government as well as the people to make it realize in soul and spirit and ensure that India achieve its dream of $5 trillion with सबका साथ and सबका विकास, that is इंक्लूसिव डेवलपमेंट, राइट। सबका साथ सबका विकास, सबका डेवलपमेंट और सब साथ में रहे, तभी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो वर्थ रहेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन एंड द कंक्लूजन ऑफ दिस मॉडल आंसर, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन का डिस्कशन।
Hello and welcome to Chronicle IAS. My name is Alok Singh and we are discussing our mock test paper 1 जिसमें जनरल स्टडीज पेपर 3 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं. सो ऑलरेडी टिल क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस सेशंस. नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12. The question number 12 talks about critically analyze the achievements of economic planning in India in addressing issues of poverty, unemployment and regional disparity. And we have to provide relevant examples. भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों का विशेष रूप से गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के संदर्भ में समालोचनात्मक विश्लेषण करें और उसके संदर्भ में उपरोक्त जो है उदाहरण हमें जो है प्रस्तुत करना है. एक 12 मार्कर क्वेश्चन है. वी हैव टू राइट इन 200 वर्ड्स. 200 वर्ड्स में इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है और हमें सुटेबली 3 डायमेंशंस को एड्रेस करना है. एक तो पॉवर्टी को, एक अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को, एंड देन द थर्ड वन दैट इज रीजनल डिस्पैरिटी. क्वेश्चन हमसे बोलता है क्रिटिकली एनालाइज. क्रिटिकली एनालाइज मतलब अचीवमेंट के साथ साथ हमें फ्लॉस को भी आइडेंटिफाई करना है अपने इस क्वेश्चन में. राइट नाउ अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने में क्योंकि स्पेसिफिक एम्फेसिस यहां पे इकोनॉमिक प्लानिंग पे दिया गया. इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया ने कैसे इंडिया में पॉवर्टी अलोंग विद द अनएम्प्लॉयमेंट अलोंग विद द रीजनल जो डिस्पैरिटी है, जो क्षेत्रीय असमानता है, उसको कैसे एड्रेस किया है. एंड बियॉन्ड वी नीड टू राइट क्या क्या चैलेंजेस अभी भी परसिस्ट करते हैं. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड वी कैन एड्रेस द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग economic planning in India began with 5-year plan of planning commission ensuring social justice, सामाजिक न्याय हो, ensuring social justice, economic growth and regional development. So economic planning in India post independence began with the first 5-year plan of planning commission beginning from 1951 से first 5-year plan begin हुआ, and post independence up till 2017 there were around 12 5-year plans that were framed and planned to execute the economic planning in India. अब तक जो है 12 5-year plans till 2017 जो है, जो लास्ट 12th 5-year plan हुआ वो 2017 तक एग्जीक्यूट हुआ, जिसका कोर पर्पस था इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, जो कि इंश्योर कर सके सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो और रीजनल डिस्पैरिटीज हो. राइट. बियॉन्ड दिस प्लानिंग कमीशन देयर हैड बीन गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम जिन्होंने ब्रॉडर जो है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसे इशू को एड्रेस करने पर ध्यान दिया. कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए गए, जैसे 1991 में जो है 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लिए गए, जो कि इकोनॉमिक पैरामीटर्स को इंप्रूव करने के लिए, जब 1991 में जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फेस कर रहे थे उसको एड्रेस करने के लिए ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए गए. तो इनका ब्रॉडर इंपैक्ट जो है इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ा, वी नीड टू एनालाइज इन दिस 3 डायमेंशन. सो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट वी कैन राइट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया began with 5-year plan of planning commission ensuring social justice, economic growth and regional development. However, despite economic growth of India, that is roughly at present India is around a $4 trillion economy.
and it's fourth largest in the world. However, despite economic growth, that is India being a $4 trillion and being our fourth largest economy, issues like issues like issues like poverty, unemployment, and regional disparity still persist, right? तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन में we wrote कि economic planning in India began with the 5-year plan ensuring social justice, economic growth and regional development. As a resultant of this economic planning, India जो है अब जो है currently जो एक $4 trillion economy बन चुके हैं and it's the fourth largest economy of the world. But there are issues की अभी भी issues like poverty, right? That is a core demand of the question. Issues like poverty, unemployment and regional disparity still persist. The first part में introduction के साथ हमने जो connecting statement related to this introduction जो है हमने एक begin कर दिया. That means जो core demand of the question है, जो core demand की achievements of economic planning along with जो issues दिए गए हैं इनको address करने में क्या क्या achievements इंडिया ने achieve किए हैं अब तक and beyond क्या क्या जो issues इनके साथ associated है उनको जो हमें एड्रेस करना है. तो इंट्रोडक्शन हमने लिख लिया. नाउ वी विल कम स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अचीवमेंट्स एंड देन विल क्रिटिकली एनालाइज एक एक डायमेंशन को. पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल डिस्पैरिटी में इंडिया ने पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे जो है अपने इश्यूज को एड्रेस किया है. नाउ वी कैन राइट एन हेडिंग ओवर हियर, अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस. So the very first dimension related to poverty जो first dimension है हमारे क्वेश्चन का, इस फील्ड में particularly the first 5-year plan focused on the first 5-year plan, that is the economic planning related to the first 5-year plan. It primarily focused on agriculture sector पे first 5-year plan का focus था and the core purpose was to be food reliant and to prevent the hunger in India को जो है prevent hunger in India, right? Hunger in India को prevent करने के लिए the first 5-year plan. Subsequent हम देखेंगे कि subsequent 5-year plans like fourth 5-year plan में जो है fourth 5-year plan में specific emphasis was given on गरीबी हटाओ, poverty eradication पे fourth 5-year plan में specific emphasis था. There was a slogan being given in the fourth 5-year plan emphasizing on गरीबी हटाओ, right? गरीबी हटाओ जैसा measure जो है ऐसे fourth 5-year plan में लिया गया था. Now subsequent जो है further reforms, further infrastructural reforms or for that matter LPG reforms in 1991. इसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, the structural development that led to the LPG reforms led to the economic development and in turn eradicating poverty in India, right? In turn eradicating poverty in India. And beyond this structural reform जो primarily कुछ government schemes which were intended to eradicate poverty in India. Just for example, in 1971 schemes like integrated rural development program, government was running this scheme रूरल डेवलपमेंट के लिए ताकि पावर्टी का इरेडिकेशन गांव में से हो सके. In the year 1978 subsequent we saw schemes like मनरेगा जो है it ensures rural employment, 100 days of assured rural employment like issues, right? And further schemes like प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, right? Beyond स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो, इस स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो और जो बेनिफिट्स हैं डायरेक्टली बेनिफिशियरीज के अकाउंट में जाए, इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बेस्ड ऑन जन धन, आधार एंड मोबाइल जो है फाइनेंशियल
इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने के लिए, ताकि पॉवर्टी इरेडिकेशन जैसा मेजर जो है लिया जा सके, राइट। फिर फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी थ्रू डीबीटी ट्रांसफर, ऐसे इकोनॉमिक मेजर्स जो है government of India regarding with its economic planning it has taken post independence all to ensure that poverty is eradicated, or for that matter poverty is reduced from India. Thus as an example input we can write कि poverty in India जो है, poverty in India was around 50%, more than 50% जो है, more than 50% in 1970s, जब ये गरीबी हटाओ 4-5 ईयर प्लान एग्जीक्यूट किया गया, तब जो पॉवर्टी इन इंडिया थी अराउंड 50% थी। हाउएवर ऑफ अ रीसेंट तेंदुलकर कमिटी की जो रिपोर्ट आई थी रिगार्डिंग तेंदुलकर कमिटी का जो पॉवर्टी एस्टिमेशन का जो रिपोर्ट आया था, इट एंश्योर्ड that poverty in India at present in 2000 around 2011 it has significantly reduced to around 21%. Thus it shows कि right from 1970s up till 2011 there has been a significant downfall in the poverty of India, right. 1917 पे around जो है more than 50% of the population was poor, but the Tendulkar committee substantiated that around 21% of the population in 2011 have is below poverty level जो है 21% of the population, and subsequently कुछ और measure जैसे World Bank of a recent has quoted कि in past 15 years में इंडिया ने अराउंड 220 मिलियन इंडिविजुअल्स को आउट ऑफ पॉवर्टी निकाला है। 220 मिलियन पीपल वेर पुल्ड आउट ऑफ पॉवर्टी 220 मिलियन पीपल वेर पुल्ड आउट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। एक सिग्निफिकेंट मूव है वर्ल्ड की अमॉन्ग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, दैट इज 220 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन को इन लास्ट 15 ईयर जो है आउट ऑफ पॉवर्टी जो है इनको जो है बाहर निकाला गया है। दैट इज अ सिग्निफिकेंट मूव दैट इंश्योर्स की जो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया है वो क्वाइट इफेक्टिवली फंक्शन कर रही है रिगार्डिंग एड्रेसिंग ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया, राइट। सो दीज आर द अचीवमेंट्स अलॉन्ग विथ जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया लिए गए हैं, इनको ब्रॉडर जो हम पॉवर्टी के फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट टू हमें जो है इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो जो सब्सिक्वेंट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है चैलेंजेस में क्या हम वी कैन राइट। So irrespective of around 220 million people moving out of the poverty, there are still around, as estimated by World Bank, around there are 25 crore of the population, 25 crore of the Indian population that is living in multi-dimensional poverty. Multi-dimensional poverty में around 25 crore of the Indian population is still living, right, as quoted by World Bank. तो ऑलरेडी ऑल्दो हमने रिफॉर्मेटिव मेजर्स लिए हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग हमारी इफेक्टिव रही है, लेकिन देयर स्टिल नीड्स टू बी डन अ लॉट बिकॉज 25 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल बिलो पॉवर्टी लेवल रही है। बियॉन्ड जो हमारे पॉवर्टी एस्टिमेशन का जो मेजर रहा है वो यूनी डायमेंशनल रहा है। यूनी डायमेंशनल इन द सेंस की इनिशियली जो है जो कमिटीज स्टैब्लिश की गई थी पॉवर्टी को एस्टिमेशन के लिए, जैसे तेंदुलकर कमेटी का हमने रेफरेंस दिया, या फॉर दैट मैटर रंगराजन कमेटी का। इनका जो पॉवर्टी एस्टिमेशन का मेजर था वो ब्रॉडली या तो कैलोरी इनटेक पे था या फिर इनकम पर कैपिटा इनकम के बिहाफ पे जो है ये पॉवर्टी का एस्टिमेशन था। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में पॉवर्टी का जो मेजर है वो मल्टी डायमेंशनल हो चुका है, राइट। पॉवर्टी इज नाउ मल्टी डायमेंशनल बियॉन्ड इनकम क्राइटेरिया एज वेल एज कैलोरी इनटेक। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज लाइक एलपीजी का कनेक्शन, हेल्थ के इंडिकेटर्स एंड बियॉन्ड और सारे मेजर्स जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के एम्बिट में आते हैं। तो इवन पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ा भी हो, लेकिन इंडिया की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है दैट इज 25 करोड़ अभी भी जो है मल्टी डायमेंशनल इशू से सफर करती है। बियॉन्ड जो इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का हुआ है, दैट इज वी हैव अचीव $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, और इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है अराउंड अभी एट प्रेजेंट जो है $2,000 के अराउंड है। लेकिन जो इनकम इनइक्वालिटी इंडिया में अभी भी लार्जली
persist करते, यानी कि rich have become richer and poor have become more poorer. That is ऑक्सफॉर्म की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया में टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन holds around 40% of the income, right? 40% of the income, right? And top 10% of the population जो है holds around 70% of the income, right? ये ऑक्सफॉर्म की एक रिपोर्ट है that mentions about the income inequality. तो although economic size बढ़ा है, लेकिन इस income inequality की वजह से जो अभी भी पॉवर्टी जैसा इशू है या लो पर कैपिटा इनकम जैसा इशू जो है वो अभी भी परसिस्ट करता है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो सदर्न स्टेट्स लाइक केरला एंड तमिलनाडु जो है, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्वाइट हाई है. वहीं पे यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स की बात करें तो इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस यहाँ पे रैम्पेंट पॉवर्टी प्रिवेल करती है इन दिस स्टेट्स, राइट? रैम्पेंट पॉवर्टी प्रिवेल करती है. एंड बियॉन्ड दिस पॉवर्टी जो है, जो ह्यूमन इंडिकेटर्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, वो भी क्वाइट जो है पुअर है, राइट? तो दीज आर द फ्यू ऑफ द क्रिटिकल इश्यूज दैट रिफ्लेक्ट कि अभी भी देयर नीड्स a lot of work to be done. अर्बन पॉवर्टी जैसा इशू भी रैम्पेंट है. स्लम्स का डेवलपमेंट हो रहा है, राइट? स्लम्स का डेवलपमेंट. तो दीज आर द क्रिटिकल इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी से रिलेटेड ग्रोथ, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से जो भी हुई है वो इस डेटा के थ्रू हम सब्सटैंशिएट करते हैं. एंड फर्दर वी कैन कोट अबाउट व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद पॉवर्टी परसिस्टेंस इन इंडिया. कि डिस्पाइट इकोनॉमिक प्लानिंग क्या क्या पॉवर्टी परसिस्टेंट इशू जो है उत्तर प्रदेश में जो है ब्रॉडली इंडिया में जो है परसिस्ट करेगी ना. और जो सेकंड डायमेंशन है पॉवर्टी के बियॉन्ड, सेकंड डायमेंशन जो अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पे रखा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए इंडिया में क्या इकोनॉमिक प्लानिंग्स ली गई हैं टू एड्रेस द अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ मच इट हैज बीन सक्सेसफुल, कितनी सक्सेसफुल रही है. एंड बियॉन्ड दिस सक्सेस क्या क्या चैलेंजेस अभी परसिस्ट करते हैं, वी नीड टू एड्रेस अबाउट. So the 5-year plan of India, that is led by the Planning Commission, primarily क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी रही है, तो एग्रीकल्चर sector has been the primary sector for employment of individuals. So more than 50% of the population initially had been employed in agricultural sector, right? Agriculture sector post independence from 1950 to 1991 अगर roughly एक हम timeline ले तो primarily India एक agricultural economy रही है, manufacturing base इतना high नहीं रहा है, तो agriculture sector रही है. issue of unemployment को address करने के लिए more than 50% of the population were employed. Now further structural reforms like LPG post 1991 led to booming of services sector का boom post LPG reform हुआ, right? And this services sector contributes roughly around 50 to 54% ऑफ द इंडिया इकोनॉमी. इसमें जो है सर्विसेज सेक्टर का एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन है. बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट अराउंड 35% of the workforce of India, 35% of the workforce of India is employed in the 35% of the workforce of India is employed in the services sector, right? 35% of the workforce of India is employed in द सर्विसेज सेक्टर. तो एग्रीकल्चर से मास ऑफ द मेजोरिटी का जो मूवमेंट रहा है वो थ्रू दिस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इट हैज लेटर जो है शिफ्टेड टू जो है आपकी जो है सर्विसेज सेक्टर. बियॉन्ड रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए स्कीम्स लाइक मनरेगा एज मेंशन की 100 डेज ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज जो है रूरल यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए स्कीम लाइक मनरेगा रन कराई गई है. एंड इसका जो इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट जो है अभी ऑफ रीसेंट पीरियोडिक लेबर फोर्स की जो रिपोर्ट आई थी, राइट? PLF की जो रिपोर्ट आई थी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट of around 2022, it has given the data that around 6 to 7% of the population of India faces unemployment.
however, the individuals in the age group of 15 to 29, जो यूथ हैं जो इंडिया में, जो कि एज ग्रुप ऑफ 15 टू 29 है, इनका जो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज है वो क्वाइट हाई है। 17% ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इस एज ग्रुप में है। दैट मीन्स यंग डेमोग्राफी यूथ है। Thus, we can highlight with this inputs. We can highlight with this inputs regarding unemployment. Initially, post-independence, agriculture sector has been the primary sector employing majority of the youth, that is more than 50%. However, later with the structural reforms like LPG post 1991 के बाद, when this LPG reforms occurred, right? So there was booming of the services sector, and services sector contributed heavily has largest economic as a percentage contribution to the GDP of the economy. That means 44% of the 54% of the India's economy is being complemented by the services sector. However, अराउंड एग्रीकल्चर के बाद जो 35% ऑफ द जो एम्प्लॉयमेंट है वो इसी सर्विसेज सेक्टर के थ्रू आता है, जिसमें यू कैन सी कि आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो है, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो इंडिया में है, अराउंड इट होल्ड्स अराउंड 50 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन को जो है अराउंड आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो है एम्प्लॉय करती है। बियॉन्ड मास जो रिक्रूटमेंट है वो आपके जो है जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल सेक्टर्स एज वेल एज लेदर इंडस्ट्री में जो है मास लेबर एम्प्लॉयमेंट जो है ये सेक्टर प्राइमरली जो है रिक्रूट करता है, लेकिन इंडिया में इतने फ्लरिश स्टेट में नहीं है, राइट। दस इन द क्रिटिकल पार्ट वी कैन राइट द चैलेंजेस रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर इन इंडिया रिलेटेड टू, तो चैलेंजेस लिख सकते हैं। इवन दैट्स employment given to the individuals in India, however irrespective अभी भी एग्रीकल्चर में there's a large population, it is still nearing to 50% of the population being employed, although employed, but it is an disguised unemployment, right? Disguised. दैट मीन्स जितने यूथ की रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में उससे कहीं ज्यादा जो है यहाँ पे यूथ जो है एम्प्लॉयड है। दैट इज नोन एज अ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। बियॉन्ड सब्सिक्वेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, डिस्पाइट द इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रही है वो एक जॉबलेस ग्रोथ माना जाता है, जॉबलेस ग्रोथ, राइट। अब जॉबलेस ग्रोथ कैसे कि मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ है सर्विसेज लाइक फाइनेंस एंड आईटी में हुई है, राइट। आईटी सेक्टर में मेजॉरिटी ऑफ द ग्रोथ हुई, जो कि एक जॉबलेस सेक्टर है, यहाँ ह्यूमन रिक्वायरमेंट क्वाइट लो है, राइट। जस्ट फॉर एग्जांपल की जैसे हमने डिस्कस किया कि 54% ऑफ जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो सर्विसेज सेक्टर से आता है, लेकिन उसके बियॉन्ड जो है सिर्फ 32% ऑफ द पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। 32% ऑफ द पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन सर्विसेज सेक्टर। तो एक डिस्क्रिपेंसी शो करता है कि डिस्पाइट द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल स्टिल इसकी जो एम्प्लॉयमेंट टेंडेंसी है वो क्वाइट लो है। दैट मीन्स देयर नीड टू बी स्पेसिफिक फोकस ऑन जॉब लेड इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। जॉब लेड इकोनॉमिक ग्रोथ की पे डीपर एम्फेसिस हो, ना कि जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो ये एक क्रिटिकल एंगल है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, जो स्ट्रक्चर इशू है वो क्वाइट रैम्पेंट एंड प्रिवेलेंट है। बियॉन्ड जो इंडस्ट्रीज इंडिया में फ्लरिश की, जो एमएसएमईज थे, एमएसएमई या एग्रीकल्चर में लैक ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट और फॉर दैट मैटर फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, प्रॉपर फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं है, दैट लेड टू इनफॉर्मल सेक्टर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ऑल्दो जो एमएसएमईज हैं दे आर अमंग द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स, हाउएवर गवर्नमेंट की तरफ से इतना प्रोटेक्शन नहीं मिला है, इधर एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म में कि वहां टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन हो, और फॉर दैट मैटर एमएसएमईज में इतना प्रोटेक्शन नहीं मिला है। दैट मीन्स
इनफॉर्मल जॉब्स की जो हायर अमाउंट ऑफ इनफॉर्मल जॉब जो रही है, राइट, हायर अमाउंट ऑफ इनफॉर्मल जो जॉब्स रही हैं, दैट हैज लेड टू लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन स्कीम के एम्बिट में, जस्ट फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड के एम्बिट में, इवन दो दे आर एम्प्लॉयड बट सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी कि अगर आपको नहीं पता है कि आप पूरे साल एम्प्लॉयड रहेंगे नहीं रहेंगे, तो ऐसी एम्प्लॉयमेंट, गिग बेस्ड इकोनॉमी का डेवलपमेंट जो है ये क्वाइट रैम्पेंट एंड प्रिवेलेंट रहा है, जो कि एक अनसर्टेनिटी एक इंडिविजुअल की लाइफ में रहता है। अगर ऐसी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही कि 6 महीने आप जॉब में रहेंगे, उसके बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसकी एश्योरिटी नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के इशू से दीज आर द ब्रॉडर पैरामीटर जो हम मेंशन कर सकते हैं कि कैसे क्या क्या इकोनॉमिक प्लानिंग विद गवर्नमेंट स्कीम्स ली हैं, वी कैन सब्सटैंशिएट आवर डाटा विद दिस फैक्ट कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जो है एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हुआ है, राइट, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हुआ है। नाउ जो थर्ड डायमेंशन है, थर्ड डायमेंशन जो क्वेश्चन का है वो है रीजनल डिस्पैरिटी से रिलेटेड। रीजनल डिस्पैरिटी से रिलेटेड जो है हमारा ये थर्ड डायमेंशन है। सो द पर्सपेक्टिव ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी को एड्रेस करने के लिए वी कैन राइट कि गवर्नमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस हैज इनिशिएटेड स्कीम्स लाइक बैकवर्ड रीजनल ग्रांट्स फंड, जो भी बैकवर्ड रीजन से पोस्ट इंडिपेंडेंट उनके डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग थ्रू दिस स्कीम्स लाइक बैकवर्ड रीजनल ग्रांट फंड्स इनिशिएट किया। बियॉन्ड स्कीम्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया के लिए जो है स्कीम्स रन की। जस्ट फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर बजट में था डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, राइट, डोनर जिसको बोलते हैं। In the budget, this government has been a part of beyond schemes like special category के states थे, special category के states। Just for example, special category के states में usually जो hilly states थे, right? हिली स्टेट्स या फिर इकोनॉमिकली वीकर थे, उनको जो है स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस दिया गया, स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस रिगार्डिंग इकोनॉमिक प्लानिंग। इन सब मेजर से जो है ये जनरली जो है रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए स्पेशल एम्फेसिस डाला गया। बियॉन्ड स्कीम्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है रूरल और अर्बन डिवाइड को खत्म करने के लिए रूरल एरियाज में पक्का सड़क, दैट इज कॉन्क्रीट रोड का कंस्ट्रक्शन, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो सके। स्कूल्स रूरल एरियाज में उसके लिए स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हैज been integral part, Pradhan Gram Sadak Yojana has been integral part, right? So these are the schemes that has been prominently been executed as a part of economic planning of India to address the regional disparity issues in India, right? So prominently we have seen ki states like Gujarat and Maharashtra, or for that matter Gujarat and Maharashtra, or for that matter southern states like Kerala and Tamil Nadu have flourished, right? Southern states, or that for that matter western states, Gujarat, Maharashtra have flourished, and of a recent जो है states like UP, बिहार, इसमें भी जो है per capita income जो है gradually improve हो रही है। Initially जो है UP was part of among the बीमारू स्टेट्स, उन कुछ स्टेट्स का कैटेगराइजेशन था जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में क्वाइट लो थे, बट थ्रू दिस इकोनॉमिक प्लानिंग एंड फर्दर स्कीम्स लाइक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, नीति आयोग द्वारा ड्रिवन जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ये भी बैकवर्ड रीजन या रीजनल डिस्पैरिटी को एड्रेस करने के लिए, जिसमें अराउंड 112 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, 112 डिस्ट्रिक्ट्स बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो कि सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में लोगों उनको आइडेंटिफाई करके उनमें सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म ले आने के लिए ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम जो है नीति आयोग विथ इट्स इकोनॉमिक प्लानिंग एग्जीक्यूट करते हैं। दैट लेड टू जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं या जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उनकी डेवलपमेंट के लिए काफी हेल्पफुल रही हैं, राइट? तो दीज आर द स्कीम जो रीजनल डिस्पैरिटी को एड्रेस करने के लिए प्रोमिनेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है
एटीट्यूड क्या है, इनके ब्रॉडर पैरामीटर्स यू कैन सी कि कैसे स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम और जो पिछड़े स्टेट्स हैं, पिछड़े स्टेट जो बैकवर्ड स्टेट्स है उनका ग्रेजुअल अपलिफ्टमेंट कैसा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, वहां पे जहां पे रेलवेज अब तक नहीं पहुंची थी वहां पे रेलवेज पहुंच रही है, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, राइट। नक्सल हिट जो नक्सल अफेक्टेड रेड कॉरिडोर एरिया है वहां पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ले आ रहे हैं। तो दीज आर द इनिशिएटिव्स जो कि बैकवर्ड रीजन ग्रैंड फंड में जो है रीजनल डिस्पैरिटी को प्रिवेंट करने के लिए थ्रू इट्स गवर्नमेंट पॉलिसी जो है इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू इंडिया एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। हाउ देयर आर स्टिल चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये हैं कि स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये काफी इकोनॉमिकली एम्पावर हो चुके हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये जो स्टेट्स है काफी एम्पावर हो चुके हैं। लेकिन अदर स्टेट्स लाइक बिहार एंड झारखंड की बात करें, स्टेट्स लाइक बिहार एंड झारखंड और फॉर दैट मैटर उड़ीसा, यहाँ पे अभी भी रैम्पेंट पॉवर्टी है, राइट। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है और इनकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी भी एज कंपेयर टू दीज स्टेट क्वाइट लो है, राइट, क्वाइट लो है। बियॉन्ड लिटरेसी के सेंस में भी देखें तो कि केरला जैसा स्टेट जो है 100% लिटरेट है, लेकिन स्टेट्स लाइक बिहार में एक पुअर लिटरेसी है, वेस्ट बंगाल में पुअर लिटरेसी है। दैट मीन्स कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग जो इंडिया में की गई, इररिस्पेक्टिव ऑफ एड्रेसिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज, स्टिल रेलेवेंट एग्जांपल्स लाइक दिस आर अवेलेबल दैट शोज कि अभी भी देयर नीड्स टू बी लॉट ऑफ वर्क that needs to be done, right? So these are the points that we can write in these 3 dimensions regarding regional disparity, regarding अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिगार्डिंग पॉवर्टी के इशू पे ये डेटा एंड फैक्ट अलोंग विद रियल रेलेवेंट एग्जांपल्स हम जो है इस आंसर क्वेश्चन के आंसर को जो है सूटेबली मेंशन करके अपने आंसर को लिख सकते हैं कि कैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और रीजनल डिस्पैरिटी के इश्यूज में क्या क्या अचीवमेंट्स हुई थी, क्या क्या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, स्कीम्स रन कराए गए, डेटा एंड फैक्ट दे सकते हैं, एंड बियॉन्ड इट क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि अभी भी इंडिया में परसिस्ट करते हैं। दस इन द एंड पार्ट वी कैन राइट इवन दो इंडिया हैज pulled out majority of the population out of poverty, however there needs to be a lot of work that needs to be done in ensuring there's an equitable distribution of income among the majority of the population, income का equity के basis पे distribution हो, a greater part of the population जो just below the poverty line अभी है, right, और एक भी कोविड जैसा स्टिमुलस अगर मिला तो फिर से poverty line के नीचे आ सकती है। तो there needs to be increase in per capita income होना चाहिए, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो वो जॉब ड्रिवन हो, ना कि जॉबलेस ग्रोथ हो। तो इस पे स्पेसिफिक एम्फेसिस होना चाहिए। एंड बियॉन्ड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स इन डिसेमिनेशन ऑफ दिस स्कीम्स एंड सर्विसेज, जो कि करप्शन और लीकेजेस जैसे इशू को सूटेबली एड्रेस कर सके, तभी इंडिया जो है बाय 2047 एक विकसित भारत, एक डेवलप्ड इकोनॉमी का जो ड्रीम है, जो गोल है, वो जो है अचीव कर सकता है। तो इन द कंक्लूजन पार्ट हम जो सूटेबल मेजर्स को रिकमेंड करते हो, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस यहाँ पे दिया हो तो हमें सॉल्यूशंस भी रिकमेंड करना है, एंड सॉल्यूशन के बाद जो एंड जो हमारा ड्रीम गोल ऑब्जेक्टिव है इंडिया का, उसको हम जो है अपने इस कंक्लूजन पार्ट में एड्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 टॉक्स अबाउट critically examine the role of agricultural subsidies and public distribution systems in ensuring food security in India, and subsequently what are the reforms needed to improve these systems. So we have to analyze भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कृषि सब्सिडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण करें। इन प्रणालियों में सुधार के लिए किन बदलावों की आवश्यकता है। यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज कि कैसे फूड सब्सिडी जो है, एग्रीकल्चर सब्सिडी अलोंग विद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया में जो है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। एक 12 मार्कर क्वेश्चन है, वी हैव टू राइट इन 200 वर्ड्स।
200 वर्ड्स क्रिटिकली एग्जामिन करना है, दैट मींस पहले हमें इसके स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है, देन वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है, क्या लूप होल्स है, एंड सब्सिक्वेंटली द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू सजेस्ट द रिफॉर्म्स। तो एक बड़ा क्वेश्चन है 2 डायमेंशन पे, राइट। नाउ coming to the discussion part of this question. Now subsidies, as you know, subsidies are intended to incentivize the farmers and ensure farming is remunerative, whereas public distribution ensures logistics support and last mile delivery, ensuring food security in India, तो सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी यूजुअली गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आइदर इन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म में कुछ कैश इंसेंटिव्स दिए जाएं, कैश इंसेंटिव्स या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपके अकाउंट में कैश दिए जाएं किसी चीज के लिए कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सब्सिडी की बात कर रहे हैं, तो फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, किसी स्पेसिफिक एग्रीकल्चर क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए जो फाइनेंशियल इंसेंटिव डायरेक्टली आपके अकाउंट में दिए जाते हैं, वो डायरेक्ट सब्सिडीज के फॉर्म में आते हैं। या फॉर दैट मैटर इनडायरेक्ट सब्सिडीज का भी कोर पर्पस जो है फार्मिंग को रेम्यूनरेटरी बनाना, यानी कि फार्मिंग जो है, फार्मर जो खेती जो है किसानों के लिए प्रॉफिटेबल हो। जो भी इनपुट कॉस्ट किसान जो अपनी खेती में क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए लगा रहे हैं वो प्रॉफिटेबल हो, इसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। सब्सिडीज इन द फॉर्म ऑफ जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी, क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए इनपुट हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी देती है। इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देती है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देती है। बियॉन्ड इरिगेशन के लिए सब्सिडी देती है, खेतों में पानी देना है क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। तो इनडायरेक्ट सब्सिडीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो इन टर्न इसका फोकस होता है फार्मर्स को सपोर्ट करना, इन लार्जर टर्न जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को जो प्रमोट करना। नाउ जो कोर डायमेंशन इस क्वेश्चन का है वो है फूड सस्टेनेबिलिटी पे। फूड सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया को कैसे सब्सिडी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर करते हैं। तो सब्सिडी जब गवर्नमेंट एक फार्मर को दे रही है कि आपके क्रॉप का प्रोडक्शन कीजिए, दैट मींस गवर्नमेंट इज इंटेंडिंग फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इंटेंडेड है गवर्नमेंट। तो अगर जब ये फार्मर सब्सिडी मिल रही है और उनके लिए रेम्यूनरेटिव और प्रॉफिटेबल है, तो जो क्रॉप का प्रोडक्शन होगा दैट विल लीड टू फूड सस्टेनेबिलिटी। क्रॉप्स होंगे तो खाने के लिए फूड अवेलेबल होगा इन्हीं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से। तो इसीलिए सब्सिडीज जो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के लिए क्रूशियल है। एंड सब्सिक्वेंट सेकंड पार्ट में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट डिवाइस इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पे सोर्स ऑफ प्रोडक्शन से लेके सोर्स ऑफ कंजम्पशन तक, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक जो है जो सप्लाई होनी चाहिए, यानी कि इंडिया के हर एक सिटीजन के पास खाने के लिए फूड अवेलेबल है, उसके लिए पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है एट ए चीपर कॉस्ट जो है फूड अवेलेबल कराता है। राइस, व्हीट एंड सीरियल एट द कॉस्ट ऑफ ₹3, 2 and 1 जो है फूड अवेलेबल कराता है। दैट मीन्स कि सब्सिडीज along with the public distribution system ensures larger food security in India. Thus, in the conclusion, introduction part, we can write subsidies, primarily agriculture subsidies are intended to incentivize the farmers and ensure farming is remunerative, whereas public distribution system ensures logistic support for last mile delivery for food security in India. तो ऐसे जो हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को जो है बिगिन कर सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर सब्सिडी और फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में जो है
क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड डिमांड कर रहा है। नाउ अब आते हैं इस क्वेश्चन की कोर बॉडी पे। कोर बॉडी पे हम आते हैं। रोल ऑफ रोल इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी इंडिया, क्योंकि क्वेश्चन के कई सारे डायमेंशन है और हमें 200 वर्ड में ही लिखना है, तो वी नीड टू बी मोर प्रेसाइज। रोल इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, एक सूटेबल हेडिंग देके हम स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 डायमेंशन पे इनको कैटेगराइज करेंगे। 2 डायमेंशन पे कैटेगराइज करेंगे। एक पर्सपेक्टिव में हम जो है एग्रीकल्चरल सब्सिडी के रोल पे देंगे, एग्रीकल्चरल सब्सिडी के डायमेंशन को कैटर करेंगे। एंड सब्सिक्वेंट सेकंड डायमेंशन में जो है हम यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के रोल के बारे में बताएंगे कि कैसे ये जो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया को जो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया को इंश्योर करते हैं। नाउ एग्रीकल्चरल सब्सिडी एज गिवन कि एक फार्मिंग को रेमुनरेटिव बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करती है। अब ये सब्सिडीज जो अब तक दी गई हैं, सब्सिडीज जो फार्मर्स को अब तक दी गई हैं इन फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडी, इन फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडी दैट इज ब्रॉडली फर्टिलाइजर सब्सिडी, और फॉर दैट मैटर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, और फॉर दैट मैटर irrigation subsidy, और फॉर दैट मैटर इनपुट कॉस्ट में सीड सब्सिडी, राइट। ये जो सारी सब्सिडीज फार्मर्स इन इंडिया को दी गई हैं थ्रू एग्रीकल्चरल सब्सिडी, इट हैज एंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन में इस सब्सिडीज ने ग्रेजुअली जो है हेल्प किया है। जस्ट फॉर एग्जांपल पोस्ट इंडिपेंडेंस जो ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था अराउंड 50 मिलियन टन्स इन 1950s के अराउंड, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था वो अराउंड 50 मिलियन टन था, यानी कि आबादी के हिसाब से हम एक फूड डेफिशिएंट कंट्री थे। बट बाय 2023-24 जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो 330 मिलियन टन तक चला जा चुका है। नाउ वी आर अ फूड सरप्लस country, which is a resultant of these agricultural subsidies being given, that has ensured कि farming is profitable and benefit, right। तो हमारा जो crop production है वो increase हुआ है, right। beyond कुछ और subsidies जैसे measures like minimum support price ने जो है ensure किया है कि जो crops का production जो है farmers कर रहे हैं, उन क्रॉप्स को जो गवर्नमेंट जो है एट ए सर्टेन प्राइस, हर साल जो है एमएसपी बढ़ती जाती हैं, तो हर साल जो है क्रॉप्स का प्रोडक्शन की प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। दैट मींस इट इज रेमुनरेटिव फॉर द फार्मर्स। तो ये एमएसपी की वजह से जो 22 क्रॉप्स का आइडेंटिफिकेशन विद इन एमएसपी रखा गया है, उसके वजह से जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस, राइट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस, यानी कि फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हमारे पास अलग अलग फूड चॉइसेस अवेलेबल है। वो एग्रीकल्चर सब्सिडी इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंश्योर करता है कि देयर अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सिर्फ राइस और व्हीट का कल्टीवेशन ये ना हो, रेदर देयर एन नंबर ऑफ क्रॉप्स दैट आर बीइंग produced by the farmers, ensuring diversification of the crop production। तो हर एक स्टेट की, इंडिया की अलग अलग डाइटरी पैटर्न्स हैं, तो ये जो एग्रीकल्चरल सब्सिडी इंश्योर करती हैं ब्रॉडर कि हमारी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं पूरी हो सके, राइट। बियॉन्ड जो हमने भी डिस्कस किया कि ये जो सीड्स हैं, सीड सब्सिडी दी जा रही है, सीड सब्सिडीज जो दी जा रही हैं, इट हैज इंश्योर कि जो फार्मर्स हैं वो हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड्स जो हैं, सीड्स को जो है एट अ चीपर प्राइस प्रोक्योर करेंगे, और जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है वो नरिश्ड हो, नरिशमेंट रिच जो है फूड हो हमारा, नरिशमेंट रिच फूड। तो फूड सिक्योरिटी का इशू सिर्फ यही ना हो कि हम कैलोरी इनटेक कर रहे, बल्कि प्रॉपर नरिशमेंट रिच जो है हमारा ये फूड होना चाहिए। इसके लिए भी जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, जो बायोफर्टिफाइड सीड्स हैं, राइट, बायोफर्टिफाइड जो फूड्स हैं
वो भी थ्रू दिस एग्रीकल्चरल सब्सिडीज ये इंश्योर करता है कि जो फूड की सिर्फ अवेलेबिलिटी ही ना हो, रेदर फूड इज रिच विद न्यूट्रिशंस एंड नरिशमेंट्स लाइक आयरन, कैल्शियम एंड प्रोटीन। उसके लिए जो है सीड्स जो है एट ए सब्सिडाइज्ड रेट जो है थ्रू एग्रीकल्चरल सब्सिडीज जो है गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है। तो ये भी है कि फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो डाइवर्सिफिक जो है नरिशमेंट का पर्सपेक्टिव भी एड्रेस हो सकता है यहाँ पे। बियॉन्ड in issues like COVID-19, in issues like COVID-19, we saw all because of this agricultural production और agricultural subsidy की वजह से जो बफर स्टॉक्स थे हमारे पास, फूड की अवेलेबिलिटी थे, we could cater to majority of the population जो कि COVID-19 से जो है सीवियरली अफेक्टेड थे, कोविड-19 से सीवियरली अफेक्टेड है। और जो अर्बन से रूरल के एरियाज की तरफ जो मास माइग्रेशन हुआ था उसमें जो है इट्स फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज हैं क्वाइट हेल्पफुल थे, जिसमें फार्मर को इंसेंटिवाइज किया गया था। फार्मर्स 10 उस समय जो स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें बियॉन्ड दिस पीडीएस जो है अराउंड 35 केजी ऑफ ग्रेन जो है जो फूड के लिए जो ग्रेन्स है जो है इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड किए गए थे। दस एग्रीकल्चरल सब्सिडी इन सारे इश्यूज पे जो है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स इस डायमेंशंस में हम लिख सकते हैं। नाउ सब्सिक्वेंट अब पीडीएस वाले डायमेंशन पे आते हैं, क्योंकि 200 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है तो वी कांट एलोबरेट मच ऑन अ सिंगल पॉइंट, बट हम अपने क्लासेस में, फाउंडेशन क्लासेस में इनको इन डिटेल डील करेंगे। फॉर द टाइम बिंग अभी जो है हम पीडीएस पे फोकस करते हैं कि पीडीएस कैसे इंश्योर करता है रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में पीडीएस का क्या रोल रहा है, इस पे हम एम्फेसिस डालते हैं। नाउ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एज यू नो कि ये जो है प्रोमिनेंटली फार्मर्स जो थ्रू एफसीआई जो है ग्रेन्स को प्रोक्योर करता है, राइट, ग्रेन्स को प्रोक्योर करता है। एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर करता है कि एक इंडिविजुअल को सब्सिडाइज्ड रेट पे जो है फूड की अवेलेबिलिटी हो। सब्सिडाइज रेट पे, दैट मींस एट द कॉस्ट ऑफ ₹3, ₹2 एंड ₹1 जो है ये आपके राइस, व्हीट और सीरियल्स जो हैं थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये सब्सिडाइज रेट पे जो है पर केजी के हिसाब से जो है ये फूड आपको मिलता है। दैट मींस एट ए चीपर रेट द फूड इज अफोर्डेबल फॉर द मासेस ऑफ द पॉपुलेशन। बियॉन्ड इट कैटर्स टू द मासेस। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इट कैटर्स टू द मासेस। दैट मींस अराउंड जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया है थ्रू नेशनल फूड से, ऑल बिकॉज ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये जो है अराउंड 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन को सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है, राइट। एंड अराउंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन को थ्रू इट्स सब्सिडाइज फूड इनिशिएटिव जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं। दैट मींस अराउंड 67% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को 67% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को, जिसको अगर नंबर के बिहाफ पर रखा जाए तो मोर देन 80 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया गेट्स एश्योर्ड फूड, यानी कि फूड सिक्योरिटी का इशू जो है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोमिनेंटली जो है इंडिया में फूड सिक्योरिटी जैसे इशू को जो है इंश्योर करता है, राइट। फूड सिक्योरिटी जैसे इशू को जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है प्राइमरली इंडिया में एश्योर करता है। बियॉन्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो एक और बेनिफिट है, इसी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू प्रोमिनेंटली जो है स्कीम्स लाइक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स अलोंग विथ सर्व शिक्षा अभियान के एम्बिट में जो मिड डे मील स्कीम है, तो जो स्टूडेंट्स, जो चिल्ड्रन स्कूल्स में पढ़ते हैं उनकी जो डाइटरी नीड्स हैं थ्रू this scheme, integrated child development scheme along with the midday meal scheme, ये पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर करता है उनकी डाइटरी नीड्स पूरी हो, राइट। डाइटरी नीड्स along with कैलोरी इनटेक जो है थ्रू दिस
पीडीएस मैकेनिज्म ही हम ब्रॉडली इंश्योर करते हैं। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स जो कि हम 3-4 पॉइंट जो है हम जो इस डायमेंशंस पे लिख सकते हैं रिगार्डिंग आपके जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की सब्सिडाइज रेट पे फूड देता है। दैट मींस इट इज इकोनॉमिकल एंड चीपर फॉर द मासेस ऑफ द पॉपुलेशन टू गेट दिस फूड ग्रेन्स बियॉन्ड जो है एक लार्जर पॉपुलेशन को अराउंड मोर देन 80 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन को जो है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फूड प्रोवाइड करता है। बियॉन्ड डाइटरी नीड्स और कैलोरी इनटेक को ध्यान में रखते हुए स्कीम्स लाइक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड स्कीम्स अलोंग विद मिड डे मील स्कीम जैसे इनिशिएटिव को भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है प्रोमिनेंटली हैंडल करता है, राइट। सो दीज आर द बेनिफिट्स that ensures food stability in India beyond कुछ और important measure जैसे कि public distribution system प्राइस स्टेबलाइजेशन भी हेल्प करता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प करता है बिकॉज फूड ग्रेन का एक बफर स्टॉक जो है ऑलरेडी बनाया जा चुका रहता है सप्लाई करने के लिए। तो कुछ भी कंटिजेंसी के सिचुएशन में फ्लड आ गया, कोविड-19 आ गया, कोविड जैसी इमरजेंसी आ गई या वॉर लाइक सिनेरियो हो, तो आपके पास बफर स्टॉक जो है गवर्नमेंट जो है मेंटेन करती है। तो मार्केट में कोई भी प्राइस स्टेबलाइजेशन जैसा मैकेनिज्म यानी कि प्राइस फ्लक्चुएशन जो है फूड ग्रेन का जो फूड का जो है वो फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस में, दैट मींस अफोर्डेबल एंड ईज के साथ जो है फूड जो है मासेस को अवेलेबल रहता है। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर करता है कि इंडिया में जो है फूड सिक्योरिटी प्रोमिनेंटली जो मेंटेन्ड रहे, राइट। सो दीज आर द डायमेंशन जो इन दोनों पार्ट में प्राइमरली हम जो है मेंशन कर सकते हैं, राइट। These are the points that we can mention कि agricultural subsidy में गवर्नमेंट ने agriculture subsidy कैसे इंश्योर कर रही है एंड देन सब्सिक्वेंटली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फूड सिक्योरिटी इन इंडिया को कैसे इंश्योर कर रहा है। नाउ देयर आर चैलेंजेस भी इनके साथ एसोसिएटेड है। एंड व्हाट आर द चैलेंजेस क्या एसोसिएटेड है, कुछ लूप होल्स होंगे रिलेटेड टू दिस एग्रीकल्चरल सब्सिडी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चरल सब्सिडी का पुअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है इनका जो है कि जो सब्सिडीज दी जा रही हैं इन फर्टिलाइजर्स पे, फॉर एग्जांपल जो फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडीज दी जा रही हैं वो एक्सेसिव मिसयूज ऑफ फर्टिलाइजर्स जो है, एक्सेसिव मिसयूज ऑफ फर्टिलाइजर हो रहे हैं। एक्सेसिव मिसयूज यानी कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा कहीं पे जो है हम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। दैट लीड्स टू मेकिंग द लैंड बैरन, लैंड को इनफर्टाइल और बैरन बनाने में ये फर्टिलाइजर्स क्वाइट रेस्पॉन्सिबल हैं। बियॉन्ड इश्यूज लाइक ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, ग्लोबल वार्मिंग का एमिशन, राइट। और जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको भी पोल्यूट कर रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल को पोल्यूट कर रहा है, राइट। तो कुछ इश्यूज एसोसिएटेड हैं। बियॉन्ड जो फर्टिलाइजर्स फार्मर्स के लिए इंटेंडेड हैं उनका कार्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि जिस लिए इंटेंडेड है फार्मर्स को देने की जगह वो कहीं और जो है उन फर्टिलाइजर्स को जो है सेल किया जा रहा है इन मार्केट। तो कार्टिलाइजेशन का इशू, जस्ट फॉर एग्जांपल यूरिया का मिसयूज किया गया कि यूरिया को पानी में मिला के या दूध में मिला के बहुत ही वाइट कलर की जो पानी हो जाता है जो कि मिल्क की तरह दिखता है। तो ऐसे मिसयूज ऑफ दिस फर्टिलाइजर हो रहा है, तो पुअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। बियॉन्ड कुछ और चैलेंजेस हैं कि करप्शन और लीकेज का एक बहुत बड़ा इशू है, राइट। करप्शन और लीकेज इलेक्ट्रिसिटी इंटेंडेंट है एग्रीकल्चर के लिए, राइट, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ट्यूबवेल्स के लिए दिया जा रहा है वो कमर्शियल पर्सपेक्टिव के लिए किया जाता है या फिर रूरल हाउसेस से उन्हीं ट्यूबवेल से जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया जाता है। तो ये भी एक रैम्पेंट इशू है, राइट, रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सब्सिडी। तो करप्शन, लीकेज अलोंग विद द पुअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, राइट। बियॉन्ड जो एमएसपी का इशू है, एमएसपी में ऑल टुगेदर जो है 22 क्रॉप्स को जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, लेकिन प्रोमिनेंटली जो है जो 2 ही क्रॉप्स यूजुअली जो है राइस और वीट का सबसे ज्यादा जो है कल्टीवेशन होता है। तो कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड क्रॉप का जो पर्सपेक्टिव हम एमएसपी के थ्रू इंश्योर करते हैं वो हैम्पर होता है। तो एमएसपी का भी जो ये मोनोपोली रिगार्डिंग राइस एंड वीट है या फिर सेपरेट क्रॉप्स के लिए देयर इज लेस प्रेफरेंस फॉर अदर क्रॉप्स,
ये भी एक लूपहोल है रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। अब पीडीएस की बात करें, पीडीएस की बात करें तो पीडीएस में कुछ इश्यूज हैं, जैसे इनिशियली देखा गया था बोगस राशन कार्ड होल्डर्स थे। राशन कार्ड होल्डर जो थे, एक इंडिविजुअल के पास इन द गाजियाबाद एक लेडी वाज फाउंड विथ हंड्रेड्स ऑफ राशन कार्ड। तो ऐसे बोगस राशन कार्ड होल्डर्स हैं, यानी कि जेन्युइन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी एक रैम्पेंट इशू है। जेन्युइन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज एक रैम्पेंट इशू है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज। बियॉन्ड दैट लॉजिस्टिक चैलेंज भी है, लॉजिस्टिक चैलेंज इन द फॉर्म ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी एक लॉजिस्टिक चैलेंज इन पीडीएस आउटलेट में बना हुआ। अभी भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या है, यूजुअली आप फूड आउटलेट पे जाओगे तो आपको थंब इंप्रेशन लेके आपके जो है डेटा को ऑथेंटिकेट किया जाता है, दैट इज बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बट होता क्या है कि गांव में रूरल एरियाज में जो इंडिविजुअल्स होते हैं यूजुअली लेबरर्स होते हैं, तो इनके जो थंब इंप्रेशन होते हैं कभी कभी जो है मैच नहीं करते हैं, बिकॉज मैनुअल काम ज्यादा कर रहा है। तो ये जो आपके जो लाइनिंग्स हैं ये कहीं ना कहीं इन पे इंप्रेशन जो है हट जाता है, राइट। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में अगर बायोमेट्रिक डाटा ऑथेंटिकेट नहीं हुआ तो उनकी जो फूड सिक्योरिटी का जो पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं सफर होता है। तो जो पुअरर ऑफ द पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी पुअरर ऑफ द पॉपुलेशन है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, वो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा सफर करता है। बियॉन्ड पीडीएस आउटलेट पे जो फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं लोगों को डिसबर्स करने के लिए, उनका डाइवर्जन, जो गुड क्वालिटी ग्रेन है उनका डाइवर्जन जो है मार्केट में बेच दिया जाता है उन गुड क्वालिटी क्रॉप्स को, और जो फूड डिस्पर्स किया जाता है वो लो क्वालिटी के ग्रेन्स होते हैं। लो क्वालिटी के ग्रेन्स जो थ्रू दिस पीडीएस जो आउटलेट्स हैं जो बनाए गए हैं, जो डिसबर्स करने के, वो लो क्वालिटी ग्रेन्स देते हैं और अच्छी क्वालिटी के ग्रेन को जो है एट हायर प्राइस मार्केट में सेल कर देते हैं। तो दीज आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद दिस, challenges associated with agricultural subsidies along with the PDS, right। तो ये सारे इश्यूज को हम चैलेंजेस को यहाँ पे सूटेबली एड्रेस कर सकते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं। नाउ इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जो क्वेश्चन हमसे स्पेसिफिकली डिमांड कर रहा है कि व्हाट आर द रिफॉर्म्स नीडेड, रिफॉर्म्स क्या क्या चाहिए। तो वी नीड टू सब्सटैंशिएट व्हाट आर द रिफॉर्म्स नीडेड टू टैकल द सिचुएशन, राइट। तो क्या क्या रिफॉर्म्स के रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल सब्सिडी। सबसे पहला तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेन्युइन बेनिफिशियरीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेन्युइन बेनिफिशियरीज होना चाहिए ताकि कोई भी बोगस राशन कार्ड होल्डर नो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेन्युइन बेनिफिशियरी। सब्सिक्वेंट प्रिवेंशन ऑफ लीकेज एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड लीकेज। जो भी फर्टिलाइजर्स या सीड्स या इलेक्ट्रिसिटी का जो डाइवर्जन हो रहा है या मिसयूज किया जा रहा है उसको प्रिवेंट करने में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन बेस्ड सर्विलियंस एग्रीकल्चर फील्ड का किया जा सकता है। ड्रोन बेस्ड सर्विलियंस। फर्दर फार्मर्स में अवेयरनेस ले आए जाए कि राइस एंड वीट के लिए जो है, राइस एंड वीट के अलावा जो अदर क्रॉप्स के लिए जो एमएसपी दिया जा रहा है जो कि लेस वाटर इंटेंसिव है उनको भी जो है प्रोड्यूस किया जाए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे स्पेशल एम्फेसिस दिया जाए। बियॉन्ड जो इश्यूज लाइक पीडीएस में जो इश्यूज दिए गए थे, जो लॉजिस्टिक चैलेंज के जो इश्यूज हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के अलावा इसमें ऑथेंटिकेशन के और मेजर्स, सेपरेट मेजर्स को भी ऐड ऑन करना चाहिए। अलग अलग ऑप्शंस हो, राइट, सेपरेट मेजर्स। एंड बियॉन्ड अगर ऐसा कुछ इशू अराइज हो रहा है कि अगर दिस इंडिविजुअल्स आर नॉट गेटिंग ग्रेन्स, तो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म आइदर थ्रू एसएमएस और थ्रू ऑनलाइन पोर्टल जो है इन इंडिविजुअल्स इन पुअर मार्जिनलाइज सेक्शन के जो इंडिविजुअल्स हैं, या थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या एनजीओस के हेल्प के थ्रू जो है
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या एनजीओ के थ्रू या ग्रास रूट लेवल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जहां ग्राम प्रधान का रोल एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो इंश्योर करें कि जो पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है इनको जो फूड ग्रेन्स की प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो। तो दीज आर द ब्रॉडर मेजर्स वी कैन रिकमेंड कि क्या क्या सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं। आई बिलीव 200 वर्ड क्वेश्चन है, हमने कुछ ज्यादा ही डिस्कशन किया है। तो दीज आर द पॉइंट्स वी कैन राइट अबाउट दिस कि क्या क्या किया जा सकता है, राइट, ब्रॉडली क्या क्या किया जा सकता है। दीज आर द पॉइंट्स वी कैन मेंशन, राइट, एंड सब्सिक्वेंट जो इन सारे पर्सपेक्टिव में। तो विद दिस 200 वर्ड का क्वेश्चन हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि एग्रीकल्चरल सब्सिडी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया में कैसे फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, इसमें हम डेटा दे सकते हैं। हमने जो डेटा मेंशन किया कि 1950 में अराउंड 50 मेट्रिक टन जो है फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता था, लेकिन एट प्रेजेंट अराउंड 330 मिलियन टन जो है ग्रेन का जो है प्रोडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स वी आर नाउ अ फूड सरप्लस कंट्री। वो किसकी वजह से? वो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज की वजह से, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन ऑल बिकॉज ऑफ एमएसपी हो रहा है। नरिशमेंट रिच किस लिए है? जो हमारा फूड जो नरिश रिच है ऑल बिकॉज ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ HYV सीड्स थ्रू एग्रीकल्चर सीड सब्सिडी जो फार्मर को मिल रहे हैं। पीडीएस के थ्रू मासेस ऑफ द पॉपुलेशन अराउंड 67% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को जो फूड मिल रहा है वो भी फूड सिक्योरिटी के इशू को जो है इंश्योर कर रहा है। तो दीज आर द पॉइंट्स वी कैन राइट फॉर दिस 12 marker question in the question number 13. Now we need to proceed towards the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है प्रोसीड करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। द क्वेश्चन नंबर 14 इज रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट अलोंग विद इंटरनल सिक्योरिटी के भी कुछ पिलर्स को ये कहीं ना कहीं एड्रेस करता है। क्वेश्चन नंबर 14 टॉक्स अबाउट डिस्कस हाउ disasters act as non-traditional security threat. Discuss how disasters act as a non-traditional security threat and what steps should be taken for effective disaster management. आपदाएं किस प्रकार एक गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे के रूप में कार्य करती हैं। प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पे जो हमें डिस्कस करना है। एक 12 मार्कर क्वेश्चन जो कि हमें 200 वर्ड में लिखना है। तो यहाँ पे जो है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में अब डिस्कशन की जा रही है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्या है? अगर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट एक कंट्री के लिए जनरली मिलिट्री ऑपरेशन के फॉर्म में या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कंटिजेंसी कॉज करती हैं, राइट, कंटिजेंसी कॉज करते हैं, या फिर टेक वॉर हुआ, ये सारी चीजें जो है एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट के लिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट के लिए एक कंट्री की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को इम्पैक्ट करती आई हैं। लेकिन डिजास्टर्स जो है एक नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट की तरह है। डिजास्टर्स का मतलब disasters can be natural or man-made, leading to contingencies in the form of loss of lives, damages to infrastructure, and creating mass displacements. So what are disasters? Disasters are the contingencies which are either natural in the form, natural कैसे हैं ये disasters? Natural in the form of either earthquake हो रहा है, cyclone आ रहा है, सुनामी आ रही है, राइट, या वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, राइट, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, अवलांच हो रहा है। दीज आर द नेचुरल डिजास्टर्स अलोंग विथ मैन-मेड डिजास्टर्स। मैन-मेड डिजास्टर्स भी क्वाइट इफेक्टिव, जैसे कहीं पे हम लैंड माइनिंग कर रहे हैं जिसके वजह से जो है अर्थक्वेक जैसे इवेंट्स अराइज हो रहे हैं, या फिर हिली एरियाज में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसके वजह से लैंडस्लाइड जैसे इश्यूज अराइज हो रहे हैं, या फॉर दैट मैटर ह्यूमन इंड्यूस जो है फायर्स, फॉरेस्ट में जो फायर हो रहा है वो मैन मेड डिजास्टर्स है। ये डिजास्टर्स कर क्या रहे हैं? these disasters are leading to contingencies in the form of जो थ्रेट है, जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है, that is loss of human lives along with infrastructural का डैमेज and
मास डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर कहीं पे भी कंटीजेंसी हिट कर रही है, डिजास्टर हिट कर रही है, तो वहां से इंडिविजुअल्स का मास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वी कैन राइट लाइक दिस कि डिजास्टर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड लीडिंग टू contingencies in the form of loss of life, damages to infrastructure and creating displacements, right? So these are disasters. Now the core demand of the question है कि how disaster act as a non-traditional security threat. Now जो core demand of the question है उसको हम address करते हैं. Role of disasters as non-traditional security threat. We can write an heading like this and come straight forward to the body of our answer. हम अपने आंसर के जो बॉडी को उसको सुटेबली जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि 200 मार्क क्वेश्चन है 2 डायमेंशन पे. सबसे पहले तो कैसे थ्रेट करता है, इन द सब्सिक्वेंट पार्ट वी नीड टू एड्रेस अबाउट क्या क्या सॉल्यूशंस है. तो सबसे पहले जो है ह्यूमन सिक्योरिटी के डिसरप्शन और लॉस में ये डिजास्टर एक्ट करता है. ह्यूमन सिक्योरिटी डिसरप्शन और लॉस. just for examples, natural disasters like tsunami in 2004 impacted around 14 countries जो थी इनको इम्पैक्ट किया and led to loss of around 2,40,000 individuals. So disasters like cyclone or for that matter tsunami in 2004 have caused loss of life or disruption in the form of जो है loss of lives, या फिर फॉर दैट मैटर इसने जो है मास डिस्प्लेसमेंट भी कॉज किया, राइट. मास डिस्प्लेसमेंट जस्ट फॉर एग्जांपल सदर्न स्टेट्स में जो इंडिविजुअल्स थे वहां पे लॉस ऑफ लाइव्स एंड होम्स की वजह से इनका जो है मास डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो ये ह्यूमन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये डिजास्टर जो है क्वाइट रैम्पेंट है एंड प्रेवलेंट है, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है एक कंट्री की सिक्योरिटी पे, सॉवरेनिटी पे जो है क्रिएट करते हैं. नाउ सेकंड जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है वो इकोनॉमिक लॉस के पर्सपेक्टिव से. बियॉन्ड द ह्यूमन लाइव्स बीइंग लॉस्ट देयर्स आर इकोनॉमिक लॉस एज एस्टिमेटेड बाय वर्ल्ड बैंक में ये एस्टिमेट किया है कि एनुअली इंडिया जो है वर्ल्ड बैंक हैज एस्टिमेटेड that annually India जो है around 2% of India's GDP is lost due to disaster related disruptions. तो ये जो डिजास्टर्स हो रहे हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोन्स आप देखेंगे ओडिशा या आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरिया है वो थ्रू दिस डिजास्टर्स इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोन एवरी ईयर जो है इम्पैक्ट होता है. उड़ीसा का इंफ्रास्ट्रक्चर और आंध्र प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बियॉन्ड वेस्ट बंगाल जैसे रीजन्स में भी आप देखेंगे कि क्वाइट जो है एवरी ईयर जो है ऐसे साइक्लोन्स आते हैं. तो वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेशन है कि अराउंड 2% ऑफ द इंडियाज जीडीपी का एनुअली जो है लॉस ऑल बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन की वजह से जो है इंडिया इम्पैक्ट करता है. जस्ट फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल दे सकते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल साइक्लोन अम्फान जिसने लास्ट ईयर जो है इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में जो है प्रोमिनेंटली जो है सीवियर जो है इम्पैक्ट जो है अराइज किया था, राइट. सीवियर इम्पैक्ट जो है क्रिएट किया था. बियॉन्ड दिस इकोनॉमिक लॉस कुछ और सीवियर थ्रेट जो है जैसे इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट्स लाइक उड़ीसा जो हैं
वो हर साल जो है ऐसे डिजास्टर हिट होते हैं। तो जो ब्रॉडर इम्पैक्ट है वो इनएफिशिएंसी कॉज करता है गवर्नेंस में, क्योंकि मशीनरी डिस्टर्ब हो रही है, इनएफिशिएंसी इन गवर्नेंस। एंड बियॉन्ड दैट जो सर्विसेज हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स एंड सर्विसेज हैं, वो इंटेंडेड बेनिफिशियरी तक पहुंचने पे, वेलफेयर स्कीम्स एंड बेनिफिट जो हैं वो इंटेंडेड बेनिफिशियरी तक पहुंचने में काफ़ी मुश्किल होती है। एंड सिंस देयर आर लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या सेफ हाउसेस, तो ये भी एक सीवियरली इम्पैक्ट करता है ब्रॉडर गवर्नेंस इशू इन द डेली गवर्नेंस ऑफ दिस डिजास्टर हिट एरियाज में जो है ब्रॉडर जो है गवर्नेंस के इशू पे भी इम्पैक्ट करता है। बियॉन्ड जो डिजास्टर लेड माइग्रेशन है, माइग्रेशन जो है वो एक पॉजिटिव फैक्टर बना रहता है रिगार्डिंग कन्फ्लिक्ट राइट। एक जगह से दूसरी जगह एक्सोडस होता है, मास लेवल पे मिलियंस ऑफ द पॉपुलेशन जो है माइग्रेट करके जो है एक जगह से दूसरी जगह पे आती है। तो जिस भी जगह पे जा रही है वहां पे रिसोर्सेस के लिए कन्फ्लिक्ट होगा, देयर विल बी कन्फ्लिक्ट ऑफ रिसोर्सेस जो कि रियॉट्स के फॉर्म में तब्दील होंगे, राइट। क्राइम परपेचुएट होगा और हेट्रेड बढ़ेगी, राइट, हेट्रेड बढ़ेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल इस साल जो है म्यांमार में जो है अर्थक्वेक आया था। ऑलरेडी म्यांमार जो है मिलिट्री जनता के रूल में है, वहाँ पे ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है बहुत लोो है। तो अर्थक्वेक जैसे इश्यूज की वजह से म्यांमार और थाईलैंड में जो अर्थक्वेक है उसकी वजह से मास डिस्प्लेसमेंट हुई, जिन्होंने जो सीवियरली जो है कन्फ्लिक्ट जो ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट वो रीजन है ये म्यांमार थाईलैंड वाला रीजन, यहाँ पे उसको और सिचुएशन को जो है एग्रेवेट किया, राइट। तो दीज आर फ्यू ऑफ द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। बियॉन्ड कुछ और कंसर्न्स हैं रिलेटेड टू एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वाइट कंसर्न है जो कि डिजास्टर रिलेटेड है। जस्ट फॉर एग्जांपल डिजास्टर की वजह से जस्ट फॉर एग्जांपल सिचुएशंस लाइक फ्लड की वजह से जो है डिजीज का आउटब्रेक होता है, राइट। फंगल इन्फेक्शंस इश्यूज लाइक टाइफाइड मलेरिया ये रैम्पेंट हो जाते हैं। बियॉन्ड जो ह्यूमन डेवलपमेंट सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होते हैं। लोगों को पीने का पानी में नहीं मिल रहा है, सैनिटेशन के लिए प्रॉपर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो डिजास्टर रिलेटेड जो हिटिंग होती है वो बॉर्डर जो है इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं जो है इम्पैक्ट करती है। तो जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं रिगार्डिंग लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स along with economic disruption, वो सारे जो ये थ्रेट्स वी कैन सी कि हाउ डिजास्टर जो है एक ऐसा नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट आइदर ह्यूमन इंड्यूस है या नेचुरली है। ये ब्रॉडली ह्यूमन सिक्योरिटी along with economic लॉस और जो वर्ल्ड बैंक का डाटा है इसको सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। बियॉन्ड गवर्नेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। माइग्रेशन की वजह से जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग रिसोर्सेस के लिए कन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट। रियॉट्स क्राइम और हेट्रेड परपेचुएट हो रहा है, एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, right, there's a disease outbreaks. So these are the factors that are treated as a non-traditional security threat. Traditional security threat क्या है, मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, वॉर हो रहा है, टेररिज्म इंड्यूस एक्टिविटी है। लेकिन यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी along with greater loss of human as well as infrastructure, all because of disaster either in the form of naturally or human induced factors की वजह से जो है ये disasters cause हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हम अपने मॉडल आंसर में along with this fact for this non traditional security threat जो है ब्रॉडली जो है विथ सुटेबल एग्जांपल जो है लिख सकते हैं। नाउ जो सेकंड डायमेंशन है इस क्वेश्चन का, सेकंड डायमेंशन से व्हाट स्टेप शुड बी टेकन फॉर इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट। सो वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड पुट अ सेकंड हेडिंग स्टेप्स नीडेड। एक हम सब्सिक्वेंट हेडिंग डाल सकते हैं, वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड कम विद द पॉसिबल सॉल्यूशंस कि क्या क्या स्टेप जो है मेजर्स लेने चाहिए। तो सबसे पहला जो है इंडिया को जो है या फॉर दैट मैटर एनी नेशन और स्टेट शुड कम अप विद अर्ली वार्निंग सिस्टम
अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ, अगर कोई एरिया जो है डिजास्टर प्रोन है, और अगर कोई एरिया डिजास्टर प्रोन है तो उसको जो है ऐसे मैकेनिज्म, ऐसे डिवाइसेस जो है, ऐसी टेक पार्ट को इंड्यूस करना चाहिए, टेक पार्ट को ऐसे इंड्यूस करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को, जो कि इस चीज़ को बता सके। जस्ट फॉर एग्जांपल सुनामी है, सुनामी को ऑल दो प्रिडिक्ट नहीं किया जाता, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या मिनट्स पहले ही इंडिया ने जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम रिगार्डिंग सुनामी जो है और फिर रिसेंट डेवलप किया, जो शायद जापान में भी उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया गया, और अर्ली वार्निंग सिस्टम रिगार्डिंग सुनामीज। तो ऐसे जो है, ऐसे जो जो भी डिजास्टर प्रोन एरिया हैं, सुनामी के अलावा जैसे साइक्लोन को प्रिडिक्ट किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि एक लो प्रेशर सिचुएशन इस एरिया में डेवलप हो रही है, तो आने वाले टाइम पे जो है साइक्लोन आएगा, तो उस एरिया से जो है लोगों को रिहेबिलिटेट कराया जा सकता है, सेफ हाउसेज बनाए जा सकते हैं। तो ये सारे रिफॉर्मेटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है। बियॉन्ड बियॉन्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट के इशू में जो क्वाइट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द सेंस कि ट्रेडिशनल टाइम से हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स ऑफ बिफोर से जो है इन एरियाज में जो है ये डिजास्टर प्रोन एरिया से जो यहाँ के नेटिव्स हैं, जो ट्राइब्स हैं, वो क्वाइट वेल अवेयर है, तो उनकी इंस्टिंक्ट में ऑलरेडी ये कहीं ना कहीं फेमिलियरिटी होने वाली होती है कि ऐसी कुछ कंटिजेंसी आने वाली है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप देखेंगे अर्थक्वेक या कुछ ऐसा डिजास्टर रिलेटेड एक्टिविटी, तो जो जानवर होते हैं उनको पहले पता चल जाता है, राइट, पहले पता चलता है। वैसे ही ट्राइब्स हैं जो नेचर के साथ में सिंक में हैं, उनको ये चीजें पहले पता हो जाती हैं। एंड बियॉन्ड अर्ली वार्निंग थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के अलावा जो है इनके बियॉन्ड जो है डिजास्टर के बाद भी ह्यूमन कॉपरेशन बहुत जरूरी होता है, कि अगर आपके पास 4 रोटी डिजास्टर हिट एरिया में खाने के लिए फूड नहीं अवेलेबल है, पीने के लिए सफिशिएंट पानी नहीं अवेलेबल, तो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयर कर सके। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की क्वाइट इंपॉर्टेंट जरूरत है। बियॉन्ड जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इंस्टीट्यूशनल को जो है स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ये भी एक रिफॉर्मेटिव मेजर्स में से है कि स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। जस्ट फॉर एग्जांपल जो हमारा एक्ट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एनडीएमए एक्ट है, उसको मोर सूटेबली एम्पावर करना, राइट, एम्पावर और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर एंड स्पीडियर इम्प्लीमेंटेशन। डिजास्टर के टाइम पे टाइम बहुत कम होता है, तो स्पीडियर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अलॉन्ग विद जो भी फोर्सेज है, जो एनडीआरएफ या स्टेट लेवल पे जो भी फोर्सेस एक्टिवली कर रही है, इनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, राइट, इनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, एम्पावर करने की ज़रूरत है। एंड बियॉन्ड कुछ एरिया जैसे हमने उड़ीसा के बारे में बोला, आंध्र प्रदेश के बारे में बोला कि ये प्रोन है, डिजास्टर से प्रोन है, तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए बेस्ड ऑन सर्टेन नॉर्म्स, बेस्ड ऑन सर्टेन नॉर्म्स की अगर अगर कुछ ऐसा डिजास्टर रिलेटेड इशू जो है इन सिचुएशन इन एरियाज को अफेक्ट कर रहा है, तो ये जो डिजास्टर क्लाइमेट रेजिलिएंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो सूटेबली इस चीज़ को एड्रेस कर पाए, उस चीज़ को हैंडल कर पाए, एंड लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको थ्रू दिस इशू जो है मिनिमाइज कर सकता है, राइट। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक सूटेबल रिफॉर्म है। बियॉन्ड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग पे भी एम्फेसिस हमें डालना होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग along with training, how it can be done। जो स्कूल्स में बच्चे हैं, राइट, एजुकेटिंग और कैंपेनिंग एजुकेटिंग द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग हाउ टू बिहेव इन डिजास्टर हिट एरियाज और डिजास्टर हिट टाइम। जस्ट फॉर अगर अर्थक्वेक आता है तो बच्चों को ट्रेन किया जाता है कि टेबल के नीचे जो है अपना या किसी ऐसे सेफ जगह पे छुप जाएं, ताकि अगर कुछ डैमेजेस हो रही हो तो उनके सर पे ना चोट लगे, राइट, डैमेजेस जो है मिनिमाइज कर सके। तो ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को दी जा सकती है, बच्चों को दी जा सकती है। बियॉन्ड कम्युनिटी में लोगों को जो है एक दूसरे को जो है अवेयर कराया जाए कि कैसे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें। फर्स्ट एड जैसा मेजर जो है, फर्स्ट एड जैसा मेजर, अगर कोई ग्रेवली इंजर्ड है और उसको फर्स्ट एड दे दिया तो उसका जो
प्रोबेबिलिटी है लाइफ सेव करने का वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है। अगर फर्स्ट एड जैसा मेजर दिया तो कैपेसिटी बिल्डिंग अलोंग विद द ट्रेनिंग वाले मेजर्स दिए जा सकते हैं, राइट, दिए जा सकते हैं। सफोकेशन का इशू है अगर कहीं पे, तो लोगों में अवेयरनेस जनरेट करना कि अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है तो कैसे जो है एक इंडिविजुअल को परफॉर्म करना चाहिए। तो ये सारे मेजर जो है प्रॉपरली जो है हमें यूटिलाइज करना चाहिए। बियॉन्ड इंडिया जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में क्वाइट फ्लरिश कर रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी में क्वाइट फ्लरिश कर रहा है। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ geographical information satellites along with drone based surveillance along with proper mapping, जो डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं उन पे प्रॉपर मैपिंग अलोंग विद इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर कोई एक ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी हो रही तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाना चाहिए कि इसकी क्या एक्टिविटी हो, क्या ब्रॉडर इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे उत्तराखंड पे आप देखेंगे होटल्स का ब्रॉडर स्केल पे कंस्ट्रक्शन हुआ, दैट लेड टू लैंडस्लाइड वाला जो इशू अराइज हुआ, क्योंकि प्रॉपर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट उन एरियाज में नहीं किया गया है। ड्रोन बेस्ड सर्विलियंस करके हम जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे जो लोगों की लाइफ्स को जो है यूजली बचा सकते हैं, कहाँ पे कौन अफेक्टेड है, या वहाँ की जोग्राफिकल मॉनिटरिंग, जो जोग्राफिकल पैटर्न की मॉनिटरिंग, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है या फिर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट जो उत्तराखंड में हुआ तो उसकी मॉनिटरिंग थ्रू जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है हम इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का यूज करके अपने जो है डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं उनको जो है प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो। दीज आर द सजेस्टेड रिफॉर्म्स दैट नीड्स टू बी टेकन रिगार्डिंग डिजास्टर रिलेटेड इश्यूज। और भी कुछ ब्रॉडर मेजर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड की पॉसिसिटी है, हमें 200 वर्ड में इस आंसर को लिखना है, तो फॉर द टाइम बीइंग हम इतने पे ही अपने आप को रिजर्व रखेंगे। 3-4 पॉइंट्स आप जो है हर एक डायमेंशन पे अगर मेंशन करें तो आई बिलीव कि देयर इज अ वैल्यू एडेड आंसर, जो कि आप फैक्ट के साथ जो अपने आंसर्स को यहाँ सब्सटैंड कर रहे हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू कैन राइट रिगार्डिंग द कोर कंटेंट ऑफ द बॉडी एज वेल एज जो सेकंड पार्ट में जो सोल्यूशन आपसे डिमांड किया गया है, जो सोल्यूशन डिमांड किया है, तो यू कैन राइट कैसे डिजास्टर जो है एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है जो कि किसी भी कंट्री या मोर स्पेसिफिक इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग विद द ह्यूमन लाइफ्स को थ्रेटन करने में एक लार्जर रोल प्ले करता है। एंड दीज आर द स्टेप्स दैट नीड्स टू बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग दिस इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी थ्रेट और फॉर दैट मैटर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। सो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। The question number 15 talks about what is deepfake technology and what challenges does it pose in digital age। डीफेक प्रौद्योगिकी क्या है और ये डिजिटल युग में कौन कौन सी चुनौतियों का उत्पन्न करती है, इस पे जो है हमें डिस्कशन करना है। एक 12 मार्कर क्वेश्चन है फॉर 200 वर्ड आंसर। क्वाइट इन न्यूज रहा है, करंट अफेयर में ये न्यूज में रहा है ऑफ अ रीसेंट डीफेक टेक्नोलॉजी, राइट। तो इसी पर्पज से इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया है। नाउ स्कोर पार्ट ऑफ द डिस्कशन में आते हैं। जब इस क्वेश्चन के आंसर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो विल राइट डीफेक टेक्नोलॉजी refers to use of artificial intelligence to create synthetic media in form of pictures, videos और for that matter ऑडियोस। तो जो डीफेक टेक्नोलॉजी है ये मॉडर्न डे में आपकी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा टेक्नोलॉजी का यूज करती है जस्ट टू क्रिएट सिंथेटिक मीडिया दैट मीन्स आर्टिफिशियल मीडिया जो कि आपके पिक्चर्स, आपकी वीडियोस, आपकी ऑडियोस को जो है मॉर्फ करके जो है एक रियल इमेज जो है आपके रियलिटी से दूर ले जाके एक रियल इमेज की तरफ जो है रिफ्लेक्ट करेगी। ये जनरली जो है डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है इट यूजेस एडवांस एल्गोरिदम लाइक जनरल adversarial network
which superimposes pictures, clones a superimpose जो है videos, right? सो दिस जनरल एडवर्सियल नेटवर्क जो टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क टेक्नोलॉजी का यूज करके ये डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है सुपर इम्पोज करती है किसी इंडिविजुअल का इमेज, आइदर इमेज है कोई वीडियो है उस पर किसी और की पिक्चर या फेस लगा के एक सुपर इम्पोज वीडियो या इमेज बनाना जो कि इन टर्न रियल लगे रेदर रियल विच अपीयर्स टू बी रियल, बट वो डिजिटली जो है मैनिपुलेटेड होता है, राइट? दैट इज डिजिटली मैनिपुलेटेड, राइट? जस्ट फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जो एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना, उनका एक ऐसा डीप फेक का वीडियो जो है उनका चेहरा किसी और के बॉडी पे लगा के ऐसा जो डीप फेक वीडियो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट किया गया था। तो ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है प्रोमिनेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करती है टू क्रिएट सिंथेटिक मीडिया इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, वीडियोज और ऑडियोज, जो कि इन टर्न आपको जो रियल लाइफ में रियल लगेंगे, लेकिन ये जो है डिजिटली जो है मनोवर किए होंगे, जो डिजिटली मैनिपुलेटेड होंगे, जो कि अब रियलिटी से दूर तक जो है इनका कोई संबंध नहीं है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में डीप फेक टेक्नोलॉजी पे हम इसको जो है लिख सकते हैं। नाउ अब आते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस, इनके साथ जो क्या क्या चैलेंजेस हैं वो हमें लिखना है। चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ डीप फेक टेक्नोलॉजी। क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं, क्या क्या चैलेंजेस जो है इनके साथ एसोसिएटेड है, वी नीड टू राइट अबाउट दैट दोस थिंग्स। सो सबसे पहला जो चैलेंज एसोसिएटेड है, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर्स का यूज किया जा रहा है, पिक्चर्स और वीडियोस का यूज किया जा रहा है, तो इट हैम्पर्स द राइट टू प्राइवेसी हैज बीन पॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन केएस पुट्टुस्वामी। जो है राइट टू प्राइवेसी जो है एक फंडामेंटल राइट जो है डिक्लेयर किया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो यूज ऑफ फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, platforms without the consent of the individuals tends to create violation or breach of privacy हो रही है, breach of privacy, right? सो इट्स वन ऑफ द पिलर्स जो कि ब्रॉडर कंसर्न है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि फंडामेंटल राइट है एक इंडिविजुअल का, उसको ब्रॉडली ये हैम्पर कर रही है। बियॉन्ड इट कॉजेस इशू ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड मेंटल हेल्थ, राइट? मेंटल हेल्थ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई फोटोज को जो है मॉर्फ कर दे, वीडियोस बना दे, या कुछ ऐसे अडल्ट कंटेंट थ्रू द यूज ऑफ योर पिक्चर्स और वीडियोस बना दे, वो इंटर्न के आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को हैम्पर करेगा, राइट? सेफ्टी और सिक्योरिटी को हैम्पर करेगा, इंटर्न आपकी डिग्निटी को सोसाइटी में जो है लार्जर एक्सटेंट जो है हैम्पर करेगा, राइट? तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव विद द यूज ऑफ दिस डीप फेक टेक्नोलॉजी क्वाइट रैम्पेंट है, राइट? बियॉन्ड डीप फेक टेक्नोलॉजी जो आज के मॉडर्न डे में आप देखेंगे कि लार्जली जो है मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए यूज किया जा रहा, और फॉर दैट मैटर आज के मॉडर्न टाइम में एक मॉडर्न वॉरफेयर का ये डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है एक टूल बना हुआ है, जिसमें यू कैन सी कि रशिया यूक्रेन वॉर में ऑफ रिसेंट जो है पिछले साल जो है जेलेंस्की का एक वीडियो वायरल हुआ था, डीप फेक का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जेलेंस्की वाज सीइंग कि अपनी आर्मी से को कन्विंस करते हुए सरेंडर करने के लिए, राइट? तो डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है मिस इन्फॉर्मेशन
को जो है परपेचुएट करता है, राइट, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर में एजेंडा को डिराइव कर सकता है। या फिर अभी दिल्ली में इलेक्शन हुए, दिल्ली में इलेक्शन में डीप फेक टेक्नोलॉजी के प्रमाइज से बहुत सारे वीडियोस जो हैं, फेक वीडियोस जो है पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए रिगार्डिंग मिस इन्फॉर्मेशन जो है ये जनरेट किए गए थे, क्रिएट किए गए थे, राइट। तो ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द डीप फेक टेक्नोलॉजी, राइट। डीप फेक टेक्नोलॉजी में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ है बियॉन्ड डेली गवर्नेंस में with the issue related to governance related to governance as well as डेमोक्रेसी पे जो है एक वाइब्रेंट थ्रेड बना हुआ है, वाइब्रेंट थ्रेड जो है डीप फेक टेक्नोलॉजी बना हुआ है। जस्ट फॉर एग्जांपल कम्युनल हेट्रेट को परपेचुएट करने के लिए, या फॉर दैट मैटर वायलेंस को परपेचुएट करने के लिए डॉक्टर्ड स्पीच यानी कि मैनिपुलेटेड स्पीचेस का जो है सर्कुलेशन थ्रू यूज ऑफ दिस डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है इंडियन सोसाइटी में जो यूजुअली जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट किया जाता है, राइट। तो ये इंडिया की डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं थ्रेटन करता है, राइट। एंड लार्जली जो है एक वाइब्रेंट सोसाइटी को हैम्पर करने में ये चैलेंज क्रिएट करता है। तो दीज आर द पॉइंट्स जो कि हम इस क्वेश्चन के आंसर को रिगार्डिंग चैलेंजेस में मेंशन कर सकते हैं कि ये कि इंडिविजुअल की राइट टू प्राइवेसी को, फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड एसोसिएटेड इशू है, मिस इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विथ जो मॉडर्न वॉरफेयर के पर्सपेक्टिव से भी चाइना पाकिस्तान डीप फेक टेक्नोलॉजी के वीडियोस को बहुत रैम्पेंट वे में जो है अभी अगेंस्ट इंडिया यूटिलाइज कर रहा है। तो एज एन एग्जांपल इन की पॉइंट्स में जो कुछ फैक्ट तो हम ज़्यादा नहीं डाल सकते लेकिन एग्जांपल डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ डिस्कस किया राइट टू प्राइवेसी, इसमें हम रश्मिका मंदाना का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस, उनके परमिशन के बिना उनकी फोटो को किसी की बॉडी पे सुपर इम्पोज किया गया। सेफ्टी सिक्योरिटी का एक इशू दिया जा सकता है कि कैसे जो जुवेनाइल बच्चे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी फोटोज और वीडियोस को डालते हैं, उनको मनोवर करके सेक्सटॉर्शन किया जाता है, उनको जो फाइनेंशियल फ्रॉड में यूज किया जाता है, राइट। फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए भी ये भी एक पर्सपेक्टिव ऐसे चैलेंज बना हुआ है, ये डीप फेक वीडियो जो है, फाइनेंशियल फ्रॉड भी जो है एक इससे एसोसिएटेड चैलेंज बना हुआ है। फाइनेंशियल फ्रॉड इन द सेंस कि आपके ही फैमिली में आपके फैमिली मेंबर्स की वीडियोस को जो है ऐसे डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू बना के जो पैसे की डिमांड की जाए, राइट, आपसे पैसे एक्सेप्ट किए, तो फाइनेंशियल फ्रॉड भी इससे एक चैलेंज एसोसिएटेड है, राइट। गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के मुद्दे पे जैसे हमने डिस्कशन किया कि कम्युनल हेट्रेड को परपेचुएट करने के लिए या फॉर दैट मैटर पॉलिटिकल कैंपेन में हेट स्पीच को परपेचुएट करने के लिए कैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज इन द दिल्ली इलेक्शन जो है प्रोमिनेंटली किया गया था, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स अलॉन्ग विद दिस पॉइंट्स जो है हम जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ना। जो सब्सिक्वेंट सेकेंड पार्ट है, अगर हम चैलेंजेस तो डिस्कस किया ना, व्हाट आर द स्टेप्स दैट नीड्स टू बी टेकन, what are the steps that needs to be taken, steps needs to be taken, क्या reformative measure हमें इसके लिए लेना चाहिए। the very first point that we need to think of कि जो हमारे legal safeguards हैं, legal जो safeguards हैं, legal safeguards in the form of just for digital media act जो है, digital media act और दैट फैक्ट मैटर जो आईटी रूल्स हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गवर्न करती हैं, या फॉर दैट मैटर अभी रिसेंट में डिजिटल प्रोटेक्शन राइट एक्ट जो अभी लॉ जो है पास किया गया था, इन सारे लॉ और स्टैट्यूट को स्ट्रेंथन करना चाहिए कि जो डीप फेक जैसे जो इश्यूज हैं, डीप फेक जो जैसे इश्यूज हैं उनको जो है सूटेबली एड्रेस किया जाए। तो लीगल सेफगार्ड का जो मेजर है, लीगल सेफगार्ड का जो मेजर है, इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। वी नीड टू स्ट्रेंथन, और स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ जो डे लाइट रियलिटी है उसके अकॉर्डिंग इन लॉस को जो है एकोमोडेट करने की ज़रूरत है, बियॉन्ड हर एक इंडिविजुअल में एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर इन द सेंस कि हम अपनी कौन सी पिक्चर्स वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे जो है शेयर कर रहे हैं, उस पर एक रेस्पॉन्सिबल अवेयरनेस होनी चाहिए, एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए। जो जुवेनाइल्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको सोशल मीडिया पे कैसे बिहेव करना, उनको प्रॉपरली एजुकेट करने की ज़रूरत है कि ऐसा कोई जो है इशू जो अराइज हो सकता है बियॉन्ड
बियॉन्ड कुछ और मेजर्स हैं अब, क्योंकि डी फेक वीडियोस जो हैं सिर्फ डोमेस्टिक बॉर्डर तक नहीं, डोमेस्टिक बॉर्डर तक ही नहीं सीमित है, इसलिए ऐसे इश्यूज पे जो है इंटरनेशनल कॉपरेशन की जरूरत है। इंटरनेशनल कॉपरेशन बिटवीन रूलिंग गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड नीड टू कोलैबोरेट ऑन सच इश्यूज कि ये डी फेक जो इशू है, डी फेक टेक्नोलॉजी का इशू है, उसको कैसे सूटेबली जो है एड्रेस किया जा सके। डी फेक टेक्नोलॉजी बियॉन्ड, क्योंकि ये टेक ड्रिवन जो क्राइम है, टेक ड्रिवन, ये डी फेक वीडियोज जो है टेक ड्रिवन है, तो इसमें जो प्रोमिनेंट टेक कंपनीज है, प्रोमिनेंट टेक कंपनीज लाइक आपकी जो है माइक्रोसॉफ्ट हुई, प्रोमिनेंट जो टेक कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट हैं या फॉर दैट मैटर गूगल है, इन पे जो है एक ऐसा जो है वीडियो ऑथेंटिकेशन या फॉर दैट मैटर हेट स्पीच के केस में जो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेशन इन द बैकड्रॉप जो है इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेशन रिव्यू कर सके कि जो वीडियोस हैं या ये जो ऑडियो हैं या जो फोटोज हैं ये मॉर्फ्ड ना है, डिजिटली मैनिपुलेटेड ना हो। इस पे जो है ये टेक कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन विद द टेक कंपनीज जो है क्वाइट इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो जाता है। तो टेक कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना रिगार्डिंग डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है क्वाइट इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो जाता है, राइट। तभी जो है ये मॉडर्न टेक रिलेटेड जो चैलेंजेस है इनको जो है हम सूटेबली एड्रेस कर सकते हैं, राइट। इनको जो है सूटेबली एड्रेस कर सकते हैं, राइट। तो दीज आर द प्रोमिनेंट मेजर्स जिनको हम सूटेबली जो है इस डीप फेक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको प्रोमिनेंटली वन बाय वन थ्रू दिस पॉइंट ऑफ 200 वर्ड अलोंग विद एग्जांपल्स कोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी पे इतने फैक्ट्स नहीं है, तो एग्जांपल्स अगर डीप फेक टेक्नोलॉजी से जो भी एसोसिएटेड है आपके आंसर को वैल्यू लैडन करने के लिए अलोंग विद इश्यूज अलोंग विद चैलेंजेस, ये जो है आप इस क्वेश्चन के मॉडल आंसर में आपको रिप्रेजेंट करना जरूरी है। Thus, in the end part, in the conclusion part, we can write, thus through international collaboration, along with educating masses through public awareness and individual responsible behavior, issues associated or challenges associated with deep technologies can be suitably addressed. However, there needs to be more innovative research and development in these fields to address certain other emerging challenges as well as associated issues, right। तो इस तरह से हम कंक्लूजन पार्ट में लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, पब्लिक अवेयरनेस, प्रॉपर एजुकेशन अलोंग विद रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, एक व्यक्तिगत लेवल पे रिस्पॉन्सिबली जिम्मेदारी से बिहेव करे अपने सोशल मीडिया बिहेवियर को लेके, तब जाके डीप फेक टेक्नोलॉजी जैसा जो इशू है, वो सूटेबली जो है एड्रेस किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।